सुनील अपना टैचीकेस संभाले राजनगर रेलवे स्टेशन से बाहर निकला और टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ा। उसकी गाड़ी 4.5 घंटे लेट पहुंची थी, इसलिए अब उसे शोभा से मुलाकात होने की उम्मीद नहीं रही थी। शोभा उसे टैक्सी स्टैंड के आसपास कहीं दिखाई नहीं दी। सुनील उसमें सवार होने की नीयत से टैक्सियों की कतार में सबसे अगली टैक्सी की ओर बढ़ा तो एकाएक उसके कानों में बार बार बजते हॉर्न की आवाज पड़ी। उसने आवाज की ओर उसने आवाज की दिशा में देखा। बाहर सड़क की ओर जाते रास्ते पर एक इकलौती टैक्सी खड़ी थी, जिसकी खिड़की में से कोई उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। सुनील उस टैक्सी के समीप पहुंचा। उसकी पिछली सीट पर उसे शोभा बैठी दिखाई दी। शोभा के आदेश पर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी फौरन आगे बढ़ा दी। तुम सुबह से ही यहाँ हो? सुनील ने पूछा। नहीं, शोभा बोली, अभी 10 मिनट पहले ही यहाँ आई हूँ। मैंने फोन करके मालूम कर लिया था कि तुम्हारी गाड़ी 4.5 घंटे लेट थी। आई सी। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? पीछा तो नहीं किया मेरा किसी ने, लेकिन तुम ऐसा समझते क्यों हो कि कोई मेरा पीछा कर सकता था? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने अभी तुम्हें शक से बरी नहीं किया है। पुलिस जब सीधे तरीके से कुछ मालूम नहीं कर पाती तो वो यही तरीके इस्तेमाल करती है कि वो संदिग्ध व्यक्ति की चुपचाप निगरानी करवानी आरंभ कर देती है। हो सकता है प्रभुदयाल तुम्हारी तभी से निगरानी करवा रहा हो जब वो हिम्मत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद लूट का बाकी माल तुम्हारे फ्लैट से बरामद होने की उम्मीद में वहां पहुंचा था। ओह, वो चिंतित स्वर में बोली, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि ये सावधानी से देख लेना कि कोई तुम्हारे पीछे तो नहीं लगा हुआ। मेरे पीछे कोई पुलिस वाला नहीं लगा हुआ था। अगर तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ होगा तो वो पुलिस की वर्दी में थोड़ी रहा होगा। ओह, नहीं नहीं, मैंने देखा था, मेरे पीछे कोई नहीं लगा हुआ था। सुनील को उसके स्वर में विश्वास का सर्वदा अभाव दिखाई दिया। विशालगढ़ में खुद मुझे ऐसा लगा था, वो बोला, कि मेरी निगरानी की जा रही है, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भी आगाह कर दूं। शोभा ने एक उड़ती सी निगाह अपने पीछे आते ट्रैफिक पर डाली। सुनील ने भी उसकी निगाह का अनुकरण किया, लेकिन उस भारी ट्रैफिक में यह कह पाना मुश्किल था कि कौन सी गाड़ी खास उनके पीछे लगी हुई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? एकाएक सुनील बोला। मेरे फ्लैट पर, वो बोली, लेकिन हो सकता है कि वहां भी निगरानी हो रही हो। तो कहाँ चलें? तुम ही कोई जगह सोचो। वो एक क्षण खामोश रही और फिर बोली, मेरे पास डॉली के फ्लैट की चाबी है। डॉली तो अपनी बुटीक शॉप पर चली गई होगी। फ्लैट इस वक्त खाली होगा। कहो तो वहां चलें। डॉली अभी भी लिंक रोड पर रहती है ना? हाँ। तुम गए तो हो उसके फ्लैट पर? हाँ। तुम्हारी हमेशा बहुत तारीफ करती है वो। क्या कर दिया था तुमने उसके लिए जो वो तुम्हारी तारीफ करती नहीं? अघाती। कुछ भी नहीं। दरअसल मैं हूं ही तारीफ के काबिल। क्या कहने, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। सुनील हंसा। शोभा ने ड्राइवर को लिंक रोड चलने के लिए कह दिया। टैक्सी ने रास्ता बदला तो सुनील ने खास तौर से पीछे घूमकर देखा कि क्या किसी और गाड़ी ने भी एकाएक रास्ता बदला था। वो निश्चित तौर पर कोई फैसला नहीं कर सका, क्योंकि भीड़ में से कई गाड़ियां बड़ी स्वाभाविक क्रिया के तौर पर उनके वाली सड़क पर घूमी थी। डॉली के फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास कैसे है? सुनील ने पूछा। मैंने मांगी थी एक बार। क्यों? जरूरत पड़ गई थी। फिर मैं चाबी लौटाना भूल गई। मांगी क्यों थी कोई बात। प्रत्यक्षता कोई वो बताना नहीं चाहती थी। वे लोग लिंक रोड पहुंचे। डॉली के फ्लैट में सुनील ने पहली और आखिरी बार तब कदम रखा था जब वो डॉली की बुटीक शॉप खुलवाने की सहायता स्वरूप उसे 10,000 रुपए देने आया था। फ्लैट में सुनील ने डॉली की वर्तमान संपन्नता की तरफ इशारा करने वाली कई तब्दीलियां पाई। शोभा ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। सुनील भी उसी सोफे पर उसकी बगल में बैठ गया और बोला, अब बराए मेहरबानी करके सच सच बताओ। कौन सी बात? शोभा उलझनपूर्ण स्वर में बोली।
1 लाख रुपए की रकम से ताल्लुक रखती बात। वो मैं बता तो चुकी हूं तुम्हें। एक बात तुमने मुझे उस बारे में बताई है, लेकिन अब मैं सच्ची बात जानना चाहता हूँ। अपने चाचा से 1 लाख रुपया हासिल होने वाली जो पुड़िया तुमने मुझे परसों दी थी, वो वक्ती तौर पर चल गई थी, लेकिन हमेशा नहीं चलने वाली। अपना रुपया वापस वापस हासिल करना चाहती हो तो अब सब बोल कर दिखाओ। तुम्हें मालूम हो गया है कि रुपया कहाँ है? हाँ, और मैं उसे तुम्हारे लिए मुहैया भी करा सकता हूँ, लेकिन ओ सुनील, एकाएक वो सुनील पर ढेर हो गई। आई लव यू, मैनी पीपल डू। सुनील उसे जबरन परे धकेलता हुआ बोला। अब बराए मेहरबानी उस बात से मेरा ध्यान बटाने की कोशिश छोड़ो और जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं कि वो 1 लाख रुपया मुझे मेरे चाचा से हासिल हुआ था? नहीं। विश्वास ना होने की कोई वजह है? कोई वजह? तुम मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। मेरे सवाल के बदले में सवाल मत करो। क्या बताना जरूरी है? हाँ। मेरा मतलब है कि तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो रुपया मेरे पास कहां से आया? पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? कहा ना पड़ता है। वो खामोश रही। देखो, या तो उस रुपए को और मुझे हमेशा के लिए नमस्ते कर लो, और या फिर बताओ कि वो 1 लाख रुपया तुम्हें कहां से हासिल हुआ था। और अपने चाचा का हवाला बार बार मत दो। मुझे पता लगा है कि तुम्हारा चाचा तो कोई था ही नहीं। कैसे पता चला? वैसे ही जैसे मुझे यह पता लगा कि मदन वर्मा वास्तव में तुम्हारा पति नहीं है। वो कैसे पता लगा? वो चौंक कर बोली। मेरे पास अलादीन का चिराग है। उसे घिसने पर उसमें से एक जिन निकलता है जो मेरे हर सवाल का जवाब एकदम सही देने की क्षमता रखता है। बड़ी रहस्यपूर्ण बातें कर रहे हो। शोभा, रुपए के बारे में मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। वो रुपया मुझे मदन वर्मा ने दिया था। वो दबे स्वर में बोली। क्यों? सुरक्षित रखने के लिए। मतलब? मदन वर्मा कोई शरीफ आदमी नहीं है। वो एक जराइम पेशा आदमी है। ये स्मगलरों का एक गैंग का सदस्य है। जिन लोगों के लिए वो काम करता है, उनको धोखा देकर थोड़ा बहुत माल वो अपने लिए भी सरकाता रहता है। इस तरह वो अलग से मुनाफा कमाता है। उसकी ऐसी ही गुप्त कमाई वो 1 लाख रुपया है जो थोड़ा थोड़ा करके उसने मुझे दी है। अगर वो रुपया आज तुम्हारे पास वापस पहुंच जाए तो तुम पुलिस को यह विश्वास दिला पाओगी कि वो डकैती का रुपया नहीं है? पुलिस तो दर्जनों और वजहों से मेरे गले पड़ सकती है, लेकिन अपने नोटों को मैं पहचान सकती हूँ। कैसे? तुमने नोटों के नंबर नोट किए हुए थे? नहीं। मदन वर्मा जब भी मुझे पैसे देता था, 100 100 के नोटों की नई गड्डी देता था और मेरे सामने उस पर एक खास निशानी लगाता था। कैसी निशानी? वो एक लंबा ऑल पेन अपने नोटों पर बने 3 शेरों की तस्वीर के बीच में से बीच के शेर की आंख, दाईं आंख में गड्डी के आर पार छेद कर देता था। वो छेद आसानी से दिखाई देने वाले नहीं है, लेकिन गायब होने वाले भी नहीं है। उनकी वजह से मैं अपने नोट पहचान सकती हूँ। लेकिन वो नोट तुम्हारे कैसे हो गए? वो तो मदन वर्मा का माल हुआ जो उसने अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखा था। उसने वो रुपया मुझे दिया था। उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो रुपया उसका माल था जो वो अमानत के तौर पर मुझे सौंप रहा है। अगर वो कहता तो वो खामोश हो गई। बोलो बोलो, रुक क्यों गई? कुछ नहीं। तुम ये कहने जा रही थी, तो फिर तुमने उसे अपने पति का दर्जा देकर उसे वो ऐश न करवाई होती जो तुम करवा चुकी हो। उसने आग्नेय नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। तुमने उस लड़की की कहानी सुनी है जो 500 रुपए के लालच में एक आदमी के साथ हम बिस्तर हुई है? सारी रात वो आदमी उस और लड़की के साथ आनंद लूटता रहा और सुबह उसे 100 100 के 5 जाली नोट देकर चलता बना। दोपहर को जब वो लड़की शॉपिंग के लिए गई तो दुकानदार ने कहा कि नोट तो नकली थे। वो वहीं जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, मैं लुट गई, मेरे साथ बलात्कार हो गया। आई हैव बिन सिड्यूस्ड। उस लड़की की दुहाई से मिलती जुलती दुहाई तुम भी दे रही हो। बको मत, वो तबक के बोली।
तभी एक कॉल बेल बज उठी। कोई डॉली से मिलने वाला आया होगा, वो उठते हुए बोली। मैं उसे चलता करके आती हूँ। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया और अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाते हुए मगन हो गया। शोभा ने जाकर दरवाजा खोला। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल उसे वापस लगभग धकेलता हुआ फ्लैट में दाखिल हुआ। सुनील को वहां देखकर अगर उसे कोई हैरानी हुई तो वो कम से कम उसके चेहरे पर प्रकट ना हुई। माई बाप, सुनील हैरानी से बोला, आप यहां कैसे प्रकट भये? तुम यहां क्या कर रहे हो? प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। ये भी कोई पूछने की बात है? सुनील चहका। एक तन्हा फ्लैट में एक खूबसूरत लड़की के साथ मेरी मौजूदगी क्या अपनी कहानी खुद नहीं कह रही? नहीं कह रही। इसलिए नहीं कह रही क्योंकि तुम औरत पर यूं लार टपकाने वाले आदमी नहीं होते। तो इन बहन जी से कहीं ज्यादा शानदार लड़कियां राजनगर में मौजूद हैं, जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे सामने बेचने को तैयार हो सकती हैं। मैं क्या तुम्हें जानता नहीं? मुझ में क्या खराबी है? शोभा तमक कर बोली। एक खराबी हो तो बताऊं? प्रभुदयाल गहरी सांस लेकर बोला। वो सुनील के बगल में बैठ गया और बोला, बैठ जाओ। लेकिन, शोभा बोली, तुम यूं इस तरह। सुना नहीं? प्रभुदयाल ने व्यवसाय सुलभ दहाड़ प्रभुदयाल की व्यवसाय सुलभ दहाड़ सारे फ्लैट में गूंज गई। शोभा सहम कर उन दोनों के सामने एक सोफा चेयर पर बैठ गई। तुमने, प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला, मदन वर्मा को अपना पति बताया था। अब भी कहती हो कि वो तुम्हारा पति है? उसने बेचैनी से पहलू बदला। मदन वर्मा एक जराइम पेशा आदमी है। उसका मौजूदा शुगल अफीम की स्मगलिंग है। वो 2 बार जेल की हवा खा चुका है। और हिम्मत सिंह नाम के जिस आदमी को हम डकैती की आधी रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर चुके हैं, उसके साथ मदन वर्मा का सीधा संबंध तो हम अभी नहीं जोड़ जोड़ पाए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये बात इसी से साबित हो जाती है कि पिछली बार मदन वर्मा की सजा की अवधि के दौरान हिम्मत सिंह भी उसी जेल में बंद था जिसमें मदन वर्मा बंद था। मेरे ख्याल से इन दोनों पुराने साथियों में मिलकर बैंक की गाड़ी को डकैती का शिकार बनाया है। इतना गुणी है वो आदमी जिसे तुम अपना पति बताती हो। ऐसे आदमी की संगनी को भला मैं क्या कहूंगा? मुझे नहीं मालूम, शोभा बुदबुदाई। क्या मालूम नहीं था? मुझे मालूम नहीं था, शोभा बुदबुदाई। क्या मालूम नहीं था? कि मदन वर्मा सजा याफ्ता मुजरिम था। लेकिन ये तो जरूर मालूम रहा होगा कि वो एक जराइम पेशा आदमी था। नहीं मालूम था। झूठ मत बोलो। तुम्हारे जो ठाट बाट मैंने हरनबी रोड के फ्लैट में देखे हैं, वो हराम की कमाई के बिना मुमकिन नहीं। वैसे हराम की कमाई तुम भी कर सकती हो, लेकिन अपना माल पैदा करने की जगह तुम दूसरों का माल झटकना आसान होता है। इसलिए तुमने मदन वर्मा को गांठा हुआ था। तुम उसका माल जो झपटना चाहती थी। वो मेरा पति है। परसों जब हिम्मत सिंह ने तुम्हारे नंबर पर फोन किया, तो मैं समझा था कि वो तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि फ्लैट तुम्हारे नाम था। लेकिन अब मुझे गारंटी हो चुकी है कि असल में वो मदन वर्मा को फोन कर रहा था, जो कि डकैती में उसका साथी था। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे उसकी खबर नहीं, शोभा बोली। अगर तुम सचमुच उसकी पत्नी होती तो तुम्हें जरूर खबर होती कि तुम्हारे आदमी के आय का साधन क्या था। वो तुम्हारा पति नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका पैसा कहां से आना था। वो मेरा पति था तो अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अगर मैं पहले उसकी पत्नी थी तो अब भी उसकी पत्नी हूं। गलत। प्रभुदयाल के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आई। अगर तुम पहले उसकी पत्नी थी तो अब उसकी विधवा हो। क्या? शोभा चिल्लाई। मदन वर्मा तुम्हारा पति था या नहीं, इससे मुझे मतलब नहीं। लेकिन यह हकीकत है कि कल विशालगढ़ के होटल विक्रांत में एक कमरे में उसका कत्ल हो गया। सच कह रहे हो प्रभु? सुनील संदिग्ध स्वर में बोला। हाँ, प्रभुदयाल बोला। खबर आज के अखबार में भी छपी है, लेकिन जाहिर है कि अभी तक तुम दोनों को ही अखबार देखने का मौका नहीं लगा है। अब सुनील की समझ में आया कि कल विशालगढ़ में सारा दिन ट्रंक के संबंध में राजेंद्र भाटिया के पास फोन क्यों नहीं आया था। जिसने फोन करना था, उसका तो कत्ल हो चुका था। तुम,
प्रभुदयाल बोला। परसों रात एक बड़े से ट्रंक के साथ ट्रेन द्वारा विशालगढ़ गए थे। तुम्हें कैसे मालूम? सुनील हैरानी से बोला। तुम बहुत होशियार बनते हो, लेकिन उतने होशियार नहीं हो जितने तुम अपने आप को समझते हो। मतलब? परसों तुम्हारे ऑफिस में मेरी मौजूदगी के दौरान तुम्हारे जो कथित भाई तुमसे मिलने आए थे, वो क्या ये लड़की नहीं थी जिसे तुमने अपनी रिसेप्शनिस्ट के साथ ऑफिस से खिसकवा दिया था? सुनील के मुंह से बोल ना फूटा। जो पुलिसमैन मेरी जीप ड्राइव कर रहा था वो इत्तेफाक से इसे पहचानता था। बाद में उसी ने मुझे बताया था कि उसने इस एक अन्य लड़की उसे बाद में उसी ने मुझे बताया था कि उसने इसे एक अन्य लड़की के साथ नजदीकी रेस्टोरेंट में जाते देखा था। मैं तभी समझ गया था कि इस बार भी तुम अपनी किन्हीं सुनीलियन हरकतों से बाज आने वाले नहीं थे। इसलिए मैंने तुम्हारी भी निगरानी का सिलसिला शुरू करवा दिया था। और इसलिए मुझे खबर है कि परसों रात तुम एक बड़े ट्रंक के साथ विशालगढ़ गए थे। फिर तुमने वहां के पुलिस को फोन करके वहां भी मेरी निगरानी का सामान करा दिया था? हाँ। हद करते हो यार। मैं कोई मुजरिम हूं? हो सकता है वो भी हो, लेकिन मुजरिम के रहनुमा और मददगार बनने की कोशिश तो कर रहे हो। हमेशा करते हो। सुनील खामोश रहा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ट्रंक मदन वर्मा के साथ कैसे बदल गया? पहले तुम बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा ट्रंक उसके ट्रंक के साथ बदला है? क्योंकि जो ट्रंक मदन वर्मा के होटल के कमरे में उसकी लाश के पास खुला पाया गया था, वो उसका नहीं था। उसके भीतर का सामान सारे कमरे में बिखरा पड़ा था। अगर वो ट्रंक मदन वर्मा का होता तो ना सामान की वो गत बनती और ना शायद उसका कत्ल होता। ये तो कोई बात ना हुई कि ट्रंक क्योंकि उसका नहीं था तो मेरा था। अगर ये बात नहीं तो बताओ तुम्हारा ट्रंक कहाँ है? वो ट्रंक मेरा नहीं, राजेंद्र भाटिया नाम के मेरे एक दोस्त का था, जिसे जिसने मुझे उसे विशालगढ़ पहुंचाने के लिए कहा था। वो इस वक्त भी विशालगढ़ के रिवरव्यू होटल के राजेंद्र भाटिया नाम से बुक 413 नंबर कमरे में मौजूद है। लेकिन ट्रंक बदले कैसे गए? मुझे ये नहीं मालूम कि ट्रंक बदले गए हैं, लेकिन अगर वो बदले गए हैं तो जरूर ट्रेन में ही बदले गए होंगे। प्रभुदयाल का सवाल ही बता रहा था कि जो आदमी उसने सुनील के पीछे लगाया था, वो सागर हाउस वाले फ्लैट और गैरेज की कहानी नहीं समझ सके थे। वो लोग क्योंकि सुनील की निगरानी कर रहे थे, इसलिए उन्हें गैरेज से ट्रंक निकालते मदन वर्मा की खबर नहीं लगी थी। इंस्पेक्टर साहब, शोधा शोभा बदहवास होकर बोली, क्या आप सच कह रहे हैं कि मेरे पति का कत्ल हो गया है? तुम्हारे पति की मुझे कोई खबर नहीं, प्रभुदयाल बोला, लेकिन मदन वर्मा का कत्ल हो गया है। ये बात मैं सच कह रहा हूँ। और और उसका कत्ल उस होटल में हुआ है जिसके इर्द गिर्द मंडराती तुम भी देखी गई थी। क्या? इस बार चौंकने की बारी सुनील की थी। तुम्हारी जानकारी के लिए, कल ये देवी जी भी विशालगढ़ में थी। कल सुबह सवेरे हवाई जहाज पर सवार होकर ये विशालगढ़ पहुंच गई थी। वहां ये प्रेरणा शर्मा नामक एक लड़की की तलाश में होटल विक्रांत पहुंची थी। प्रेरणा शर्मा विशालगढ़ में थी? सुनील बदबुदाया। हाँ। होटल विक्रांत, कमरा नंबर 351 में। और तुम, वो शोभा की तरफ घूमा, उससे मिली थी। तुमने इसे कहा था कि तुम्हें मदन वर्मा के साथ उसके रिश्ते की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, लेकिन तुम्हें तुम्हारा वो माल जरूर वापस मिल जाना चाहिए जो मदन वर्मा तुम्हारे पास से चुरा कर ले आया था। तुमने ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे हक की चीज तुम्हें वापस ना मिली तो तुम कहर ढा दोगी। इस बात को लेकर वहां तुम दोनों लड़कियों में झगड़ा हुआ और गाली गलौज भी हुई। कहो कि मैं गलत कह रहा हूं? शोभा खामोश रही। उसने अपने एकाएक सूख आए होंठों पर जुबान फेरी। मुझे ये लड़की, प्रभुदयाल सुनील से बोला, मदन वर्मा, हिम्मत सिंह और प्रेरणा शर्मा नाम की दूसरी लड़की, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे मालूम होते हैं। मदन वर्मा मर गया है, हिम्मत सिंह गिरफ्तार है और कम से कम 7 साल के लिए नपेगा। ऐसे आदमियों की सहयोगिनी इस लड़की का भी कोई अच्छा अंजाम नहीं हो सकता। ये तुम्हारी सुनती हो तो ये बात तुम इसे समझा कर देखो। सुनील खामोश रहा। और एक बात तुम भी समझो, प्रभुदयाल बोला, तुम विशालगढ़ अपने किसी कथित दोस्त का ट्रंक पहुंचाने गए थे या कोई खिचड़ी पकाने गए थे?
ये रिपोर्ट भी मेरे पास आती ही होगी। तुम इस लड़की के चक्कर में पड़कर कोई खतरनाक हरकत कर गुजरे हो, वो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कैसी खतरनाक हरकत? ये कि शायद मदन वर्मा का कत्ल मैंने ही कर दिया हो। विशालगढ़ से रिपोर्ट आने दो, सब मालूम हो जाएगा। सुनील खामोश रहा। सुनील, जैसे मदन वर्मा ने तुम्हारा ट्रंक खोला था, वैसे ही जरूर तुमने भी उसका ट्रंक खोला होगा। यह हो ही नहीं सकता कि तुमने वो ट्रंक खोलने की कोशिश ना की हो। देखो, अव्वल तो मुझे ये नहीं पता कि ट्रंक बदले गए हैं, और अगर बदले गए हैं तो बदला हुआ ट्रंक राजेंद्र भाटिया खोलेगा, मैं क्यों खोलूं? मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं। सुनील ने असहाय भाव से कंधे झटकाए और नया सिगरेट सुलगाने में मग्न हो गया। कोई कुछ कुछ क्षण कोई कुछ नहीं बोला। शोभा, सुनील बोला, यह सच है कि तुम कल विशालगढ़ में थी? शोभा ने उत्तर ना दिया। मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ, प्रभुदयाल बोला। ये ना सिर्फ कल विशालगढ़ में थी, बल्कि ये आज उसी ट्रेन से वापस लौटी हैं जिससे तुम लौटे हो। क्या? सुनील चौंका। आ गया ना मजा? ये सच है? सुनील ने शोभा से पूछा। उत्तर देने के स्थान पर शोभा परे देखने लगी। प्रभु, सुनील बोला, तुम यहाँ शोभा की निगरानी करवा रहे हो? विशालगढ़ में भी वहां की पुलिस की मदद से तुम शोभा की निगरानी करवा रहे थे? फिर तो तुम्हें साफ साफ मालूम होना चाहिए कि शोभा का मदन वर्मा के कत्ल से कोई रिश्ता है या नहीं। नहीं मालूम, प्रभुदयाल अफसोस भरे स्वर में बोला, क्योंकि होटल विक्रांत में प्रेरणा शर्मा से झगड़ा फसाद करके जब यह होटल से निकली थी, तो यह विशालगढ़ पुलिस के आदमियों को डोज देने में कामयाब हो गई थी। डॉज देने में कामयाब हो गई थी। एक बार गायब होने के बाद ये दोबारा उन्हें रात को वापसी के सफर की तैयारी में लगी विशालगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही दिखाई दी। जिस वक्फे में इसकी निगरानी नहीं हो रही थी, उसी वक्फे में किसी वक्त मदन वर्मा का कत्ल हुआ है। इसलिए उस कत्ल का इससे रिश्ता तो इतना तगड़ा हो सकता है कि मुमकिन है कत्ल इसी ने किया हो। मैंने कत्ल नहीं किया, शोभा चिल्लाई। लेकिन तुम्हारे पास कत्ल करने का मौका था, उद्देश्य था। आखिर वो आदमी तुम्हारा 1 लाख रुपया ले उड़ा था, जिसे कि तुम हर हाल में वापस उससे हासिल करना चाहती थी। और साधन भी होना बड़ी बात नहीं है। साधन? सुनील बोला। हाँ, कत्ल एक बड़े पतले फल वाले ऐसी छुरी से हुआ है जो डाइनिंग टेबल पर इस्तेमाल किए जाने वाली चीज होती है, और जाहिर है कि इसलिए आम मिलती होगी। मैंने कत्ल नहीं किया, शोभा ने दोहराया। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि मदन वर्मा विक्रांत होटल में ही ठहरा हुआ था। मुझे तो वो छुरी घटनास्थल पर बरामद हुई है? सुनील ने प्रभुदयाल से पूछा। नहीं, उसे कत्ल के बाद हत्यारा अपने साथ ले गया था, प्रभुदयाल ने बताया। तो फिर ये कैसे मालूम हुआ कि वो छुरी कैसी थी? वो पुलिस स्पेशलिस्ट छाती में लगे घाव को देखकर भी बता सकते हैं। छुरी का फल ब्लेड जैसा पतला था, और उसकी लंबाई चौड़ाई डाइनिंग टेबल पर प्रयुक्त होने वाली छुरी जैसी थी। ये बात घाव के मुआयने से मालूम की जा सकती है। सुनील ने शोभा की तरफ देखा। मैंने कत्ल नहीं किया, शोभा ने दोहराया। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि मदन वर्मा विक्रांत होटल में ही ठहरा हुआ है। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि वो विशालगढ़ गया हुआ था। सुनील, जरा सोचो, अगर ये सब मुझे मालूम होता, तो क्या मैं ये दरख्वास्त लेकर तुम्हारे पास आती कि मुझे मालूम कर दो कि मदन वर्मा कहाँ गायब हो गया है? सुनील को उसकी बात जची। लेकिन, उसने पूछा, तुम्हें प्रेरणा शर्मा के बारे में कैसे मालूम था कि वो विशालगढ़ के होटल विक्रांत में थी? वो तो मुझे बाई चांस मालूम हो गया था। इत्तेफाक से वुडलैंड कैफे में उसके काम कर उसके साथ काम करने वाली उसकी एक सहेली मुझे मिल गई थी। मैंने उससे प्रेरणा के बारे में पूछा था, तो उसने मुझे बताया कि विशालगढ़ के विक्रांत होटल से कैफे के मालिक नारायण दत्त नामक के नाम प्रेरणा की ट्रंक कॉल आई थी। ये बात तुमने मुझे बताई होती। मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम न मुझे अपने ऑफिस में मिले थे और ना ही अपने फ्लैट पर। पता नहीं वो सच बोल रही थी कि झूठ, लेकिन उसे झूठा करार देने की कम से कम बुनियाद नहीं थी। तभी एकाएक फ्लैट का दरवाजा खुला और एक हवलदार ने भीतर कदम रखा। प्रभुदयाल उसके पास पहुंचा।
दोनों में खुसर फुसर होने लगी। सुनील ने अपनी जेब से प्रेरणा शर्मा के फ्लैट से बरामद हुई फटी तस्वीर निकाली और उसे सावधानी से शोभा को दिखाते हुए धीरे से बोला, ये तस्वीर देखो। शोभा ने तस्वीर पर निगाह डाली। किसकी है ये तस्वीर? सुनील ने पूछा। प्रेरणा शर्मा की, वो बेहिचक बोली। सुनील ने तस्वीर फौरन जेब में रख ली। फिर उसका ध्यान पुलिसियों की तरफ आकर्षित हुआ। उसने देखा हवलदार प्रभुदयाल के कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसा रहा था। प्रभुदयाल ने बड़े विचित्र भाव से सुनील की तरफ देखा, फिर हवलदार से कुछ कहा। वो कई क्षण हवलदार का जवाब सुनता रहा। फिर वो गंभीरता से सिर हिलाता हुआ सुनील के पास पहुंचा। विशालगढ़ में, वो सुनील को घूरता हुआ बोला, तुम पैरामाउंट स्टूडियो नाम की एक फोटोग्राफिक गुड्स की दुकान पर गए थे? गया था माई बाप, सुनील ने बड़ी शरारत से बोला। वहां से तुमने कुछ सामान खरीदा था? खरीदा था। वो सामान कहाँ है? प्रभु, जब तुम्हें इतना कुछ मालूम है तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि वो सामान मैंने पार्सल द्वारा यहाँ भिजवा दिया था। क्यों? वो सामान तुम अपने साथ भी तो ला सकते थे। ला सकता था, लेकिन क्योंकि सरकार से फोटोग्राफी के सामान पार्सल से कहीं भेजने पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए मैंने पार्सल में यहाँ भिजवा दिया। सामान पार्सल से भिजवाने के लिए अतिरिक्त खर्च करने की वजह? तुम भी तो यहीं वापस लौट कर आ रहे थे। तब मुझे मालूम नहीं था कि मेरी वापसी इतनी जल्दी हो जाएगी। मुझे विशालगढ़ में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते थे, और इतना अरसा वो सामान मैं साथ साथ लिए नहीं फिरना चाहता था। खरीदा क्या था तुमने? सुनील जानता था झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं था। जो सवाल वो सुनील से पूछ रहा था, उनके जवाब जरूर उसे पहले से ही मालूम थे। प्रत्यक्षता उससे संबंधित रिपोर्ट विशालगढ़ से वहां पहुंच चुकी थी। एक प्रिंटिंग पेपर का डिब्बा खरीदा था, वो बोला, और 2 एल्बम खरीदी थी। क्यों? इन चीजों का यहाँ अकाल पड़ गया था क्या? अकाल नहीं पड़ा, लेकिन ये चीजें वहां सस्ती मिल रही थी, इसलिए मैंने खरीद ली। हम्म। असली वजह तो तुम बताओगे नहीं। बता दोगे तो तुम्हें सुनील कौन कहेगा? माई बाप, सुनील विनयशील स्वर में बोला, यही असली वजह है जो मैं बता रहा हूं। वो पार्सल तुमने यहाँ किसके पते पर भिजवाया था? यूथ क्लब के पते पर। रमाकांत के नाम? हाँ। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, उस वक्त मेरी निगाह में मेरी राजनगर वापसी में हफ्ता 10 दिन लग सकते थे। मैं वो पार्सल अपने नाम पते पर भिजवाता तो वो डाक खाने में पड़ा सड़ता रहता, और फिर निश्चित समय के बाद भेजने वाले के पास वापस विशालगढ़ भेज दिया जाता। यहाँ टेलीफोन है? इस बार सवाल उसने शोभा से किया। है, वो बोली, पिछले कमरे में। रमाकांत का नंबर बोलो, प्रभुदयाल बोला। सुनील ने उसे रमाकांत की डायरेक्ट लाइन का नंबर बता दिया। प्रभुदयाल ने भीतर जाकर टेलीफोन पर वो नंबर डायल किया। वो कितनी ही देर रिसीवर कान से लगाए रहा, फिर उसने सुनील को आवाज देकर पास बुलाया और पूछा, दूसरी ओर से जवाब क्यों नहीं मिल रहा? मिलेगा, सुनील बड़े इत्मीनान से बोला। कब मिलेगा? 1 मिनट तो हो गया घंटी बजते। रमाकांत को जागने के लिए 1 मिनट की घंटी काफी नहीं। रमाकांत को जगाने के लिए 1 मिनट की घंटी काफी नहीं है। जगाने के लिए क्या मतलब? अब तो दोपहर हो रही है। उसका दिन 3 बजे चढ़ता है। कमाल है। वैसे फोन उठाएगा सही वो? उठाएगा तो जरूर। क्या पता 3 बजे उठाए। नहीं, पहले ही उठा लेगा। कितना पहले? पौने 3 बजे? सुनील की बेसाख्ता हंसी निकल गई। हौसला रखो, वो बोला, उठा लेगा। हद है, प्रभुदयाल मुंह बिगाड़ कर बोला। जैसे अनोखे तुम हो, वैसे ही अनोखे तुम्हारे यार हैं। वो कहते हैं ना, जैसे रूह वैसे फरिश्ते। तुम तो हो ही। एकाएक उसने फिक्रा बीच में ही छोड़ दिया। प्रत्यक्षता दूसरी ओर से रिसीवर उठा लिया गया था। वो माउथ पीस में बोला, रमाकांत, मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रभुदयाल बोल रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ विशालगढ़ से भेजा हुआ डाक पार्सल से पहुंचा है, ठीक है? मैं होल्ड करता हूँ, तुम मालूम कर लो। प्रभुदयाल बड़े सब्र से रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो फिर माउथपीस में बोला, नहीं आया? ठीक से मालूम ठीक से मालूम कर लिया?
खैर, नहीं आया तो अभी आता होगा। पार्सल रजिस्टर्ड होता है और रजिस्टर्ड डाक दोपहर को आती है। मैं फौरन वहां आ रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पहुंचने से पहले पार्सल वहां पहुंच जाए तो तुमने उसे खोलना नहीं है। और ये बात मैं तुम्हें अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, ठीक है? सहयोग के लिए धन्यवाद। बस मैं आ रहा हूँ। किस्सा क्या है ये मैं तुम्हें आकर बताऊंगा, लेकिन किस्सा जो भी है वो किसकी वजह से होगा इसका अंदाजा तो तुम्हें मेरे बताए बिना ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं कह दूंगा। उसने रिसीवर रख दिया और सुनील की तरफ घूमकर बोला, तुम्हें नमस्ते कह रहा था। कौन? सुनील हड़बड़ाकर बोला, रमाकांत। हाँ, लेकिन मेरा तो तुमने नाम तक नहीं लिया था। है ना कमाल की बात। सुनील खामोश रहा। फिर प्रभुदयाल के संकेत पर वो उसके साथ ड्राइंग रूम में पहुंचा। तुम, वो हवलदार से बोला, जीप पर मैडम को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचो। हवलदार ने सहमति में सिर हिलाया। मैं अपने आप को गिरफ्तार समझूं? शोभा घबरा कर बोली। फिलहाल तुम क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ले जाई जा रही हो, वो शुष्क स्वर में बोला। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने कथित पति के वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने कथित पति के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर सकता हूं। नहीं नहीं, वो घबरा कर बोली। चलो, प्रभुदयाल सुनील से बोला। मैं कहाँ चलूं? सुनील हड़बड़ाया। जैसे तुम्हें पता नहीं, मेरे साथ यूथ क्लब चलो। क्यों? ताकि वहां तुम्हारा पार्सल मैं तुम्हारे सामने खोल सकूं। तुम उस पार्सल के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम उसमें से क्या बरामद होने की उम्मीद कर रहे हो? देखेंगे क्या बरामद होता है, तुम हिलो तो सही। अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दूं तो मैं समझूंगा कि डकैती में लुटा दूसरा लाख विशालगढ़ में किसी तरीके से तुम्हारे हाथ आ गया था और उसे तुम मेरे से पहले यूथ क्लब पहुंचाकर उस पार्सल में से या उसे पार्सल समेत गायब करने की फिराक में हो। तौबा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो रुपया मेरे हाथ आ गया होगा? मैंने नहीं सोचा, लेकिन अगर तुम अपनी सुनीलिन उस्तादियों से बाज नहीं आओगे तो मैं यही सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा। अजीब धांधली है। धांधली की दुहाई रास्ते में देना। अब हिलो। लेकिन लेकिन भी रास्ते में। अच्छा माई बाप, चलो। सुनील उसके साथ हो लिया। एक ऑटो रिक्शा पर सवार होकर वो यूथ क्लब पहुंचे। रमाकांत अपनी पहली मंजिल वाले बेडरूम में मौजूद था। पार्सल आया? प्रभुदयाल ने पहुंचते ही पूछा। अभी 5 मिनट पहले ही आया है, रमाकांत बोला। कहाँ है? नीचे ऑफिस में पड़ा है। प्रभुदयाल दोबारा बाहर की ओर बढ़ा। रमाकांत ने, जो कि अभी सोकर उठा था, अपने लिबास पर निगाह डाली और फिर बोला, मैं यहीं मंगाता हूं, बैठो। प्रभुदयाल और सुनील उसके सामने दो कुर्सियों पर बैठ गए। रमाकांत ने पार्सल के बारे में नीचे फोन किया। क्या माजरा है प्यारे? रमाकांत ने सुनील से पूछा। अब कौन से उखल में सिर दिया है? सुनील खिसियाए भाव से हंसा। एक वेटर पार्सल लेकर ऊपर पहुंचा। रमाकांत के संकेत पर पार्सल प्रभुदयाल को देकर वो वहां से चला गया। पार्सल कीलों से ठुके प्लाई और लकड़ी के बने डिब्बे की सूरत में था। डिब्बे के तले पर एक रैपर लगा हुआ था जिस पर आवश्यक डाक टिकटों के अतिरिक्त भेजने तथा पाने वाले का नाम पता लिखा था। प्रभुदयाल ने पहले इस बात की तसल्ली कर ली थी कि पैकेट चौकस था। कोई चाकू या पेचकस मंगवाओ, प्रभुदयाल बोला। रमाकांत ने उसे एक पेपर कटर सौंप दिया। पेपर कटर की नोक से उमेट उमेट कर प्रभुदयाल ने उसके पते की तरफ वाली प्लाई कीलों समेत उखाड़ दी। फिर उसने भीतर से पहले एल्बम निकाली, उसका वर्का वर्का करके भीतर झांका। फिर दूसरी एल्बम निकालकर उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया और फिर दोनों को एक और रखकर भीतर मौजूद तीसरी आइटम निकाली, प्रिंटिंग पेपर का डिब्बा। पेपर कटर की ही एक साइड से पेपर कटर की ही एक साइड पर इंचों के निशान लगे हुए थे। उसने उससे डिब्बे की लंबाई चौड़ाई नापी और फिर संतुष्टिपूर्ण भाव से गर्दन हिलाई। फिर उसने खोलने का उपकरण उपकरण फिर उसने उसे खोलने का उपक्रम आरंभ किया। प्रभु, सुनील चेतावनी भरे स्वर में बोला, यह प्रिंटिंग पेपर है,
इसे रोशनी में खोलोगे तो इसका सत्यानाश हो जाएगा। इसे लाओ, मुझे दो, मैं इसे कहीं अंधेरे में ले जाकर खोलता हूँ। अंधेरे में कहाँ? प्रभु दयाल संदिग्ध स्वर में बोला। यहाँ क्या कोई डार्क रूम है? लेबोरेटरी डार्क रूम का काम दे सकती है, और इसे वहां ले जाकर खोलोगे तुम? क्या हर्ज है? मुझे कैसे पता लगेगा कि तुमने इसमें से क्या निकाला और क्या गायब कर दिया? सुनील खामोश रहा। इसमें से क्या निकलने वाला है? रमाकांत उत्सुक स्वर में बोला। जीना तमान की अंगिया, सुनील भुनभुना कर बोला। कौन सी है? रमाकांत दिलचस्पी भरे स्वर में बोला। काली जाली वाली। लानत। तब तक प्रभुदयाल प्रिंटिंग पेपर का एल्युमिनियम का भीतर की तरफ से काला रैपर उधेड़ रहा था। प्रिंटिंग पेपर का पुलंदा पैकिंग से आजाद हो गया। भीतर से नोट नहीं निकले। सुनील की जान में जान आई। रमाकांत पैकेट या प्रभुदयाल को नहीं, बड़े गौर से केवल सुनील को देख रहा था। प्रभुदयाल ने हड़बड़ाकर खाली डिब्बा उठाया और उसके भीतर की पैकिंग मजबूत करने के लिए भरी गई कागज की कतरनों को निकालकर उसके भीतर झांका। खाली। उसने नए सिरे से डिब्बे में से निकली हर चीज का मुआयना किया। नतीजा सिफर। प्रभुदयाल की सूरत देखने लायक थी। उसने अपना सिर थाम लिया और उसने असहाय भाव से सुनील की तरफ देखा। सुनील एक सिगरेट सुलगाने में मग्न हो गया। क्या चालाकी की है तुमने मेरे साथ? वो बोला। मैंने क्या चालाकी की है? सुनील ने नकली हैरानी जाहिर की। विशालगढ़ से तुमने ये पार्सल बिना वजह यहां नहीं भेजा हो सकता। इस पार्सल में से जरूर कुछ और भी है जो निकलना चाहिए था। क्या? 1 लाख रुपए के नोट? बेशक। माई बाप, ये तो दो में दो जोड़कर 18 जवाब निकालने वाली बात हुई। नहीं, दो में दो जोड़कर 4 जवाब तो मैंने बेशक नहीं निकाला था, लेकिन मेरा जवाब इतना नहीं गलत हो सकता। मेरा जवाब 2 + 2 6 या 8 हो सकता था, 18 नहीं। हालात पुकार पुकार कर कह रहे थे कि इस पार्सल में से कुछ निकलना चाहिए था। अगर इसमें से वही कुछ निकलना था जो मेरे सामने है, तो फिर इसका भेजना ही बेईमानी हो जाता है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन हकीकत में ये पार्सल मैंने यहाँ इसलिए डाक से भिजवाया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरी राजनगर में वापसी कितने दिनों में होने वाली है। इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में है, प्रभुदयाल उठता हुआ बोला। इस वक्त तुम कुछ भी कह सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, रमाकांत बोला, अभी बैठो, चाय पीकर जाना। नहीं, शुक्रिया। प्रभुदयाल वर्दी में हाथ डालकर अपना पर्स निकालता हुआ बोला। कितनी कीमत रही होगी इन प्रिंटिंग पेपरों की? सुनील ने प्रभुदयाल की हालत पर तरस आने लगा। छोड़ो यार, वो बोला, मैं उसकी कीमत अदा करने को तैयार हूं। जाने दो ना, यहाँ सारा पुलिंदा नहीं बिगड़ा होगा। 3 4 शीटें बिगड़ी होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्की बात? हाँ। प्रभुदयाल वहां से विदा हो गया। उसके जाते ही सुनील ने सिगरेट फेंक दिया और झपट कर एक्सटेंशन टेलीफोन उठाया। दूसरी तरफ से ऑपरेटर बोली तो वो बोला, मेरी विशालगढ़ के पैरामाउंट स्टूडियो के प्रोपराइटर के रामानुजन से बात करवाओ, नंबर है। वो डिब्बर पर लगे रैपर पर से फोन नंबर पढ़ता हुआ बोला, 788432। उसने रिसीवर रख दिया। क्या माजरा है प्यारे हो? रमाकांत बोला। पहले चाय पिलाओ, सुनील बोला। चाय पियो, विस्की पियो, मेरा खून पियो, लेकिन यह तो बताओ कि बात क्या है। वो भी बताता हूँ। रमाकांत ने पहले टेलीफोन पर किसी को चाय लाने के लिए कहा और फिर बोला, प्रभुदयाल, जिस वक्त प्रिंटिंग पेपर का पुलंदा खोलने लगा था, उस वक्त मेरे पास कैमरा होता तो मैं तुम्हारी उस वक्त की शक्ल की तस्वीर खींच कर दिखाता। तुम्हारी सूरत से ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी तुम्हें फांसी पर लटका दिए जाने का सरकारी हुक्म सुनाया गया था। बात ऐसी ही थी। जो चीज मैंने इस पुलंदे में रखी थी, अगर प्रभुदयाल बरामद कर लेता तो मेरा अपना पुलंदा बन जाता। क्या रखा था तुमने इसमें? 1 लाख रुपया। 100 100 की 10 गड्डियों की सूरत में। सदके जावा। प्रभुदयाल की मौजूदगी में मैं इस फिक्र में मरा जा रहा था कि अभी भीतर से लाख रुपए के नोट निकल आएंगे। अब मुझे ये चिंता खाई जा रही है कि वो नोट क्यों नहीं निकले।
इतना नगद रुपया तुम्हारे हाथ लगा कैसे? सुनील के उत्तर दे पाने से पहले ही टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुनील ने रिसीवर कान से लगा लिया। के रामानुजम ऑन दिस लाइन सर, ऑपरेटर ने बताया। फिर एक क्षण बाद उसे एक मर्दानी आवाज सुनाई दी। मिस्टर रामानुजम? सुनील बोला। यस, आप कौन? मेरा नाम सुनील है, मैं राजनगर से बोल रहा हूँ। मैं वो आदमी हूँ जिसने कल आपकी दुकान से प्रिंटिंग पेपर का एक पैकेट और 2 एल्बम खरीदा था और माल को डाक से राजनगर भेजने के लिए कहा था। यस यस, आई रिमेम्बर मिस्टर सुनील। आपका पैकेट तो विद इन 20 मिनट्स डिस्पैच हो गया था। क्या वो उधर पहुंचा नहीं? पैकेट पहुंचा है, लेकिन उसमें से वो माल नहीं निकला जो मैंने पैक करवाने के लिए कहा था। क्या? प्रिंटिंग पेपर का जो डब्बा मैंने खरीदा था वो नहीं है जो वहां पहुंचा है। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा ही हुआ है, लेकिन हमने तो वही डिब्बा भेजा जो आप इधर देखा है। वो डिब्बा इधर नहीं पहुंचा है। आई डोंट अंडरस्टैंड सर, कुछ गड़बड़ है। इधर हमारा काउंटर के नीचे हमें कोई 40 लूज शीट उसी साइज का पेपर का पड़ा मिला जो आपने खरीदा। वो शीट आज सुबह सफाई के वक्त हमारा सर्वेंट ने काउंटर के नीचे से निकाला। देयर इज सम मिस्टेक विच आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन हम तुमको पेपर का नया डिब्बा आज ही डिस्पैच करता है। आपका दूसरा डिब्बा लगता है आपका चला जाने के बाद हमारा काउंटर से उठाकर किसी ने खोला। किसने? मालूम नहीं। मेरी मौजूदगी में वहां एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। क्या ऐसा उसने तो नहीं किया था? हमको नहीं मालूम। सो सॉरी। हम नया डिब्बा डिस्पैच करता है। मुझे नया डिब्बा नहीं चाहिए, सुनील झल्लाकर बोला। मुझे वही डिब्बा चाहिए जो मैंने खरीदा था। सब डिब्बा सेम सर। हम अपना खर्च पर नया डिब्बा डिस्पैच करता है। वी आर वंस अगेन सॉरी। लेकिन कल तक डिब्बा का वेट करो सर। गुड बाय सर। और उसने लाइन काट दी। सुनील भी असहाय भाव से गर्दन हिलाते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। तभी वेटर चाय ले आया। प्यारे हो? रमाकांत बोला। तीसरी बार पूछ रहा हूं, ये 1 लाख दमड़े का क्या किस्सा है? सुनील ने चाय और सिगरेट की चुस्कियों के बीच उसे आद से लेकर अंत तक की कहानी सुना दी। ज्यों ज्यों कहानी आगे बढ़ती रही, रमाकांत की आंखें फैलती गई। अंत में सुनील चुप हो गया। दाता, रमाकांत वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला, तुम्हारे जैसा अकल का अंधा दुनिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। एक तो हिमाकत यही हद है कि एक ऐसी लड़की के लिए तुमने पल्ले से ढेर सारा नकदऊ खर्चा, इतनी जहमत उठाई जिसे तुम जानते तक नहीं, और जो इतनी मेहरबानियों के काबिल तक नहीं है। ऊपर से हाथ में आया 1 लाख दमड़ा तुमने यूं हाथ से निकल जाने दिया। उस वक्त तो मुझे यूं लग रहा था कि वो रुपया मुझे फंसा देगा। जो पुलिसिया मेरी निगरानी कर रहा था, अगर वो उस रुपए के साथ मुझे गिरफ्तार कर लेता तो मेरी क्या हालत होती? क्या हालत होती? कुछ भी नहीं होती। डकैती वाले लाख रुपए पर क्या डकैती के नाम का ठप्पा लगा हुआ था? मैंने खुद अखबार में पढ़ा है कि बैंक वालों के पास डकैती में लूटे 2 लाख रुपयों के नंबर नहीं है। फिर भी उस लाख रुपए की मैं क्या सफाई देता कि मेरे पास कहां से आया? कहीं से भी आ सकता है। लाख रुपए क्या बहुत बड़ी रकम होती है? तुम्हारे लिए नहीं होती होगी, मेरे लिए होती है। अगर ऐसी बात थी तो पकड़े जाने पर कह देते कि रुपया रमाकांत का था। अब तो बात हाथ से निकल गई। अगली बार ध्यान रखूंगा। जरूर रखना। नगदू क्या कोई यूं हाथ से निकल जाने देने की चीज होती? तुम नगदू के साथ तरीके से पेश नहीं आओगे तो नगदू तुम्हारे साथ तरीके से कैसे पेश आएगा? रमाकांत, अगर तुमने मुझे नगदऊ पर लेक्चर पिलाना है तो मैं चाय पीनी बंद कर दूं। लो, अब बुरा मान गए। तुम एक बात बताओ, पार्सल जिस वक्त डाकिया यहां देकर गया था, उस वक्त तुमने उसे देखा था? नहीं। तुमने कब देखा था उसे? अभी, प्रभुदयाल और तुम्हारे सामने। तुम्हारे आने से जरा पहले तो पार्सल यहां पहुंचा है। मैं चाय पीकर नीचे जाने की सोच ही रहा था कि तुम लोग आ गए। हम्म। क्यों पूछ रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पार्सल यहाँ पहुंचा था तो उस वक्त उसकी सूरत से ऐसा तो नहीं लगता था जैसे उसके साथ कोई छेड़खानी की गई हो। उसके साथ कोई छेड़खानी हुई होती तो क्या वो इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की निगाह से छुपी रहती? नहीं। देयर यू आर।
सुनील ने बड़े चिंतापूर्ण ढंग से सिगरेट का एक लंबा कश लिया। रमाकांत ने अपने पहले सिगरेट के टुकड़े से चार मीनार का नया सिगरेट सुलगाया और बोला, तुम टेलीफोन पर किसी खूबसूरत लड़की का जिक्र कर रहे थे। वो कौन थी? पता नहीं कौन थी, मैं उसकी सूरत नहीं देख पाया था। वो मेरे पीछे के काउंटर पर मेरी और पीठ किए खड़ी थी। फिर तो हो सकता है उसने प्रिंटिंग पेपर के डिब्बे में नोट रखते तुम्हें देखा हो। होने को क्या नहीं हो सकता। प्यारे हो, मेरे ख्याल से तो तुम्हें उल्टे पैर वापस विशालगढ़ जाना चाहिए। नगदऊ यहां पहुंचने के बाद गायब नहीं हो सकता। नगदऊ अगर कहीं गायब हुआ है तो विशालगढ़ में ही गायब हुआ है, और डाक खाने के हवाले होने से पहले गायब हुआ है। सुनील सोच में पड़ गया। क्या पता तुम्हारी मौजूदगी में रामानुज की दुकान पर कैमरा खरीदती लड़की प्रेरणा शर्मा ही हो। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मुमकिन है वो पहले से ही तुम्हारे पीछे लगी रही हो। दुकान तक वो तुम्हारा पीछा करती हुई पहुंची हो, और फिर जब तुम टैक्सी का भाड़ा चुका रहे हो तो वो तब तुमसे पहले दुकान में दाखिल हो गई हो। यार, ये बहुत ज्यादा दूर की कौड़ी है, लेकिन है। देखो, अगर खुद वो मद्रासी दुकानदार बेईमान नहीं हो गया, तो तुम्हारा माल अगर कोई उड़ा सकता था तो वो लड़की ही उड़ा सकती थी। तुम्हारे दुकान से विदा होने के बाद भी वो दुकान में ही थी। हाँ। तो फिर मेरे ख्याल से वहां जाकर तुम्हें कम से कम इतना तो मालूम करना ही चाहिए कि क्या वो लड़की प्रेरणा शर्मा थी या नहीं। अब मैं फिर विशालगढ़ जाऊं? क्या हर्ज है? जहां इतने बेवकूफ बन चुके हो वहां थोड़े और सही। तुम किसी तरह प्रेरणा प्रेरणा शर्मा की एक तस्वीर हासिल करो, और तस्वीर मेरे पास है। फिर तो बात ही क्या है। और मजेदार बात यह है कि वो तस्वीर पैरामाउंट स्टूडियो विशालगढ़ की ही खींची हुई है। आरंभ में मैं उस तस्वीर के बारे में ही वहां पूछताछ करने गया था, लेकिन फिर अपने पीछे वो पुलिसिया लगा पाकर और बखेड़े में पड़ गया। तब तो प्यारे हो, फौरन वहां वापस पहुंचो। लेकिन यहाँ भी तो मेरी जरूरत है। यहाँ शोभा वर्मा को पुलिस पकड़ कर ले गई है और उसे। अरे झाड़ू मारो साली को। अब कैसे झाड़ू मारूं? ये तो शुरू में करने का काम था। अब तो ऐसा करना शराफत के खिलाफ होगा। ये शोभा वर्मा है कैसी? कुछ नमक है उसमें? है। मिर्च और मसाला भी है। तुम्हारी तो उसके साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं। नहीं। उसकी कोई कंटिन्यूटी अगर मेरे साथ हो जाए तो तुम्हें कोई एतराज? कतई नहीं, लेकिन रमाकांत वो कोई अच्छी लड़की नहीं है। अजीब आदमी हो। अभी कह रहे हो कि उसमें नमक के साथ साथ मिर्च मसाला भी है, और कह रहे हो कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मेरा मतलब है, हो सकता है वो चरित्र की अच्छी ना हो। तो ये तो और अच्छी बात है। मैंने को उसके साथ शादी करनी है जिससे कहूँ कि अपना मोहल्ला सुधार कमेटी के अध्यक्ष से करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आओ। दोस्तों, मैं ना बहुत बहुत संजीदगी से ये कहानी पढ़ रहा था। आप लोगों ने देखा होगा मैंने अब तक कोई कमेंट भी नहीं किया, लेकिन ये दोनों के डायलॉग ना। कहता है, ये तो और अच्छी बात है। मैंने कोई उसके साथ शादी करनी है जो उससे कहूं कि अपने मोहल्ला सुधार कमेटी के अध्यक्ष से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आए। प्यारे हो, हमारी पसंद की लड़कियों में उनके चरित्र का अच्छा ना होना एक गुण माना जाता है, अवगुण नहीं। यही तो ऐसी लड़कियों की असली क्वालिफिकेशन होती है। छोड़ो। ओके, तुम वापस विशालगढ़ पहुंचो। इस लड़की को मैं देखता हूँ ये किस खेत की मूली है। ठीक है। एक बात बताओ। क्या? मदन वर्मा तो अपने ट्रंक के चक्कर में इस वजह से कथित राजेंद्र भाटिया से संपर्क स्थापित ना कर सका, क्योंकि उसका कत्ल हो गया था। लेकिन पुलिस वहां क्यों ना पहुंची? राजेंद्र भाटिया से मदन वर्मा का ट्रंक बदला गया होने का इशारा देने वाली जो चिट्ठी तुमने ट्रंक में प्लांट की थी, वो मदन वर्मा की मौत के बाद पुलिस के हाथ भी लगी होनी चाहिए। फिर पुलिस होटल रियरव्यू में क्यों नहीं पहुंची? इसका तो एक ही जवाब हो सकता है कि वो चिट्ठी पुलिस के हाथ लगी ही नहीं। क्यों नहीं लगी? इसका भी एक ही जवाब हो सकता है कि वो चिट्ठी हत्यारा अपने साथ ले गया। तो फिर उस ट्रंक की तलाश में हत्यारे को या उसके किसी आदमी को होटल रिवर व्यू में पहुंचना चाहिए था। आखिर उस ट्रंक में उसका 1 लाख रुपए के नोट थे। शायद हत्यारा इतनी अकल का मालिक ना रहा हो कि वो उस चिट्ठी का मतलब फौरन समझ पाया हो। तो फिर वो अपने साथ वो चिट्ठी ले क्यों गया? तुम्हारे ट्रंक में मौजूद इतने सामान में से जब उसने एक चिट्ठी ही निकाली, तो इसका तो साफ मतलब है कि उसे उस चिट्ठी की अहमियत की समझ थी।
यार मुझे नहीं पता ये क्या गोरख धंधा है, सुनील झुंझुला कर बोला। मेरा तो दिमाग भन्न आ रहा है। क्यों पढ़ते हो ऐसे गोरख धंधों में? अब नहीं पढ़ूंगा, तौबा करता हूं। रमाकांत खामोश हो गया। उसी शाम 7:30 बजे सुनील फिर विशालगढ़ में था। इस बार प्लेन से वहां पहुंचा था और होटल रूप रूप महल में ठहरा था। प्लेन में उसने विशालगढ़ से प्रकाशित होने वाले अखबार डेली एक्सप्रेस में छपी मदन वर्मा के कत्ल की रिपोर्ट को बड़ी बारीकी से पढ़ा था। इस बार फिर विशालगढ़ में सबसे पहले उसने इसी बात की तसल्ली की कि कोई उसके पीछे नहीं लगा हुआ था। जब उसे तसल्ली हो गई तो वो रिचमंड रोड पहुंचा। पैरामाउंट स्टूडियो उसे बंद हो चुका मिला। वो टैक्सी पर सवार होकर होटल विक्रांत की तरफ रवाना हो गया। होटल विक्रांत पहुंचकर वो रिसेप्शन पर ठिठके बिना सीधे 351 नंबर कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। चौखट पर एक सही मायनों में खूबसूरत युवती प्रकट हुई। सुनील ने देखा वो वही लड़की थी जिसकी फटी हुई तस्वीर रेणु ने उसके सागर हाउस वाले फ्लैट के कूड़े करकट से बरामद की थी। तुम प्रेरणा शर्मा हो? सुनील ने पूछा। हाँ, वो संदिग्ध भाव से बोली। तुम कौन हो? मैं वही आदमी हूँ, सुनील बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला, जिसका ट्रंक मदन वर्मा के अधिकार में पाया गया था। सुनील नाम है मेरा। ओह, क्या चाहते हो? तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। इजाजत हो तो भीतर आऊं? कैसी बातें? हम दोनों के फायदे की बातें। अगर तुम अपने ट्रंक के चक्कर में यहाँ आए हो तो वो पुलिस के अधिकार में है। उस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सिलसिले और भी हो सकते हैं। वो एक क्षण हिचकिचाई, फिर दरवाजे से एक और हटती हुई बोली, आओ। थैंक यू, सुनील बोला। उसने भीतर कदम रखा। प्रेरणा ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जब दोनों बैठ गए तो सुनील ने पूछा, मदन वर्मा कौन से कमरे में था? 409 में, धीरे से बोली। चौथी मंजिल पर। कत्ल कब हुआ? पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में उसके यहाँ आने से थोड़ी देर बाद ही उसका कत्ल हो गया होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ होता तो उसने मुझसे संपर्क स्थापित किया होता। उसे मालूम था कि तुम इसी होटल में थी? हाँ, उसने मुझे विशालगढ़ पहुंचकर इसी होटल में ठहरने की राय दी थी। वो मेरे बाद आने वाला था और आकर मुझे अपने आगमन की खबर करने वाला था। आई सी। एक बात बताओगे? पूछो। तुम उस औरत के फेर में कैसे पड़ गए? किस औरत के? मैं शोभा वर्मा की बात कर रही हूँ। उस शोभा वर्मा उस शोभा वर्मा की, जिसके आजकल तुम हिमायती बने हुए हो। ये बात तुम्हें कैसे मालूम है? शोभा ही अपने सहेलियों में तुम्हारी डींग हांका करती है कि वो राजनगर में एक ऐसे लड़के को जानती है जो वक्त जरूरत उसके बहुत काम आ सकता था। उसकी वो डींग मैंने भी सुनी थी। उसके मुंह से मैंने तुम्हारा नाम सुना था। मैंने क्या, वर्मा ने भी तुम्हारे बारे में शोभा द्वारा कही कई बातें शोभा की सहेलियों से सुनी थी। शोभा अच्छी लड़की नहीं? देखो, तुम मुझे एक शरीफ आदमी लगते हो। शोभा किसी शरीफ आदमी की सोबत के काबिल नहीं है। आई सी। वो पैसे की दीवानी औरत है और वो हर उस मर्द के पहलू में लेट सकती है जिसके पास पैसा है। अपने पिछले यार को उसने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मदन वर्मा के पास उससे ज्यादा पैसा था। मदन वर्मा का पूरी तरह खून निचोड़ने के बाद उसने किसी और आसामी को फांस लेना था और मदन वर्मा को धक्का दे देना था। मदन वर्मा से वो पहले ही बहुत पैसा झटक चुकी थी। जो उसके लिए बाकी था वो उसे भी छीन लेना चाहती थी। जो उसके पास बाकी था वो उसे भी छीन लेना चाहती थी। इसलिए उसने ट्रंक की हेरफेर करवाई और उसका वो 1 लाख रुपया मार लिया जिसे उसने किसी को अदा करना था। कल उसने उस शख्स को यहाँ बुलाया भी हुआ था जिसे वो 1 लाख रुपया सौंपने वाला था। लेकिन जाहिर है कि ट्रंक में से रुपया ना निकला। निकलता कैसे? वो ट्रंक तो उसका था ही नहीं। उस शख्स ने समझा कि मदन वर्मा उसे कोई हिस्सा देने की कोशिश कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि उसने मदन वर्मा का खून कर दिया। लेकिन मदन वर्मा तो सच बोल रहा था। वो 1 लाख रुपया तो वाकई ट्रंकों की अदला बदली की वजह से उसके हाथ से निकल गया था। अब तो ट्रंकों की अदला बदली की बात अखबार में भी छप चुकी है, लेकिन तब हत्यारे को यह बात नहीं मालूम थी और मदन वर्मा के बताने पर उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं आया था। तुम तो मदन वर्मा को जानती हो। तुम्हें तो मालूम होगा कि उसने
किसी को 1 लाख रुपया क्यों देना था? मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि कोई रकम थी जो अगर मदन वर्मा उन लोगों को न सौंपता जिनके लिए कि वो काम करता था, तो वो लोग उसका कत्ल करवा सकते थे। तुम्हारे ख्याल से ट्रंकों की अदला-बदली में शोभा का हाथ था? हाँ, या तो उसने ऐसी कोई शरारत खुद की थी और या अपनी सेक्स अपील इस्तेमाल करके उसने तुम्हें ऐसा करने के लिए तैयार किया था। यानी कि तुम्हारी निगाह में ये नहीं हो सकता कि ट्रंक इत्तेफाक से बदल गए हों। ना, मदन वर्मा के पास इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? मुझे नहीं मालूम। पुलिस तुम तक पहुंच चुकी है? हाँ, मदन वर्मा के कत्ल की खबर सुनकर मैं खुद ही वहां जाने से अपने आप को रोक नहीं सकी थी। तुमने पुलिस को शोभा के बारे में कुछ बताया था? नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस को वैसे भी उसकी खबर हुए बिना नहीं रहने वाली थी, इसलिए मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। लेकिन अगर पुलिस शोभा तक न पहुंची, तो मैं दूसरी बार उन्हें सब कुछ बता दूंगी। यानी कि तुम चाहती हो कि शोभा पुलिस के लपेट में जरूर आए? हाँ, मदन वर्मा के साथ की उसकी धोखाधड़ी की कुछ तो सजा उसे मिलनी चाहिए। क्या शोभा मदन वर्मा के हत्यारी हो सकती है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी हिम्मत वो नहीं कर सकती। वो छुरी छुपी मार करने में स्पेशलिस्ट है। लेकिन कत्ल के वक्त के आसपास शोभा यहाँ इसी होटल में मौजूद थी। तुम तो बहुत कुछ जानते हो मिस्टर। सब कुछ अखबार में छपा है। वो लापरवाही से बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा यहाँ शोभा से इतना झगड़ा फसाद हुआ बताया जाता है कि सुना है कि होटल वालों को हस्तक्षेप करके शांति करानी पड़ी। जब शोभा को तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की खबर थी, तो मदन वर्मा की मौजूदगी की भी तो खबर हो सकती थी। गुस्से में वो बिफरी हुई थी। ऐसी दिमागी हालत में क्या वो मदन वर्मा का खून करा सकती थी? तुम्हारी बात में दम तो है मिस्टर, वो संदिग्ध भाव से बोली। लेकिन भाई मैं फिर भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। कत्ल का पता कैसे लगा था? एक वेटर ने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे में बिखरे सामान के बीच उसकी लाश पड़ी पाई गई थी। लाश कब बरामद हुई थी? कोई 2:30-3 बजे के करीब। कत्ल सुबह हुआ था? हाँ, पुलिस के ख्याल से 10 बजे के आसपास। तुम्हें मालूम था कि मदन वर्मा कल सुबह ट्रेन द्वारा विशालगढ़ पहुंच गया था? हाँ। तुम स्टेशन पर उसे रिसीव करने नहीं गई? उसने मना कर दिया था। उसने कहा कि वो होटल में पहुंचकर खुद मेरे से संपर्क स्थापित करेगा। लेकिन 2:30-3 बजे तक जब उसने तुमसे संपर्क स्थापित नहीं किया, तो तुम्हें हैरानी नहीं हुई? हैरानी हुई, चिंता भी लगी, लेकिन मैं क्या करती? उसने मुझे मना किया था कि मैं उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश ना करूं। जिन लोगों का उसने पैसा अदा करना था, उनसे निपट चुकने के बाद ही वो मेरी सुध लेना चाहता था। मैं यही समझी कि उस मुलाकात में कोई रुकावट आने की वजह से देर हुई आ रही होगी। फिर उससे पहले कि मैं अपनी ओर से कोई कदम उठाती, मुझे मालूम हुआ कि उसका कत्ल हो गया था। पुलिस को यह कैसे मालूम हुआ कि जो ट्रंक घटनास्थल पर पाया गया था वो उसका नहीं था? वो एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली, मैंने बताया था। और तुम्हें ये बात कैसे मालूम थी? मैंने कमरे में बिखरे सामान को देखकर अंदाजा लगाया था। वहां जो पहनने के कपड़े मौजूद थे, मुझे मालूम था उनमें से कोई भी मदन वर्मा का नहीं था। और फिर कमरे की हालत बता रही थी कि ट्रंक बदला गया होने की वजह से तो उसका कत्ल हुआ था। वो ट्रंक अगर उसी का होता, तो उसमें उसकी लाखों रुपए की रकम भी तो होती। फिर उसका कत्ल क्यों होता और कमरे में ट्रंक का सामान क्यों बिखरा होता? तुम्हें मालूम था कि ट्रंक में लाख रुपए की रकम रकम थी? मुझे ये मालूम था कि कल मदन वर्मा यहाँ 1 लाख रुपया या इससे भी ज्यादा रुपए लेकर आने वाला था। अब अगर ट्रंक की वजह से इतना हाहाकार मचा है, तो वह रकम साफ जाहिर है कि ट्रंक में ही रही होगी। हम्म। मिस्टर, वो अर्थपूर्ण स्वर में बोली, पुलिस को यह तो मालूम है कि जो ट्रंक मदन वर्मा के कमरे में बरामद हुआ है, वो उसका नहीं है। लेकिन उन्हें यह अभी भी नहीं मालूम कि मदन वर्मा का ट्रंक तुम्हारे अधिकार में है। मैंने कब कहा कि मदन वर्मा का ट्रंक मेरे पास है? यह भी क्या कहने की जरूरत है? जब तुम्हारा ट्रंक उसके पास था, तो उसका ट्रंक तो तुम्हारे पास ही होना चाहिए।
समझदार लड़की हो। वो तो मैं हूं, लेकिन इस मामूली बात से मेरी क्या समझदारी जाहिर होती है? ये भी ठीक है। तुमने मदन वर्मा का ट्रंक खोला तो जरूर होगा। क्या उसमें रुपया था? मुझे नहीं मालूम। उस ट्रंक का ताला मेरी चाबी से खुला नहीं, और ताला तोड़ना मैंने मुनासिब नहीं समझा। यानी कि ट्रंक के भीतर तुम नहीं झांक पाए? नहीं। तो फिर पता कैसे लगा कि वो ट्रंक तुम्हारा नहीं था? सूरत में तो दोनों ट्रंक और उनके ताले हूबहू एक जैसे थे। जब मेरी चाबी उस ताले में नहीं लगी तो मैं यही समझा कि मेरा ट्रंक किसी से बदल गया था। तुम ताला खुलवा भी तो सकते थे। मैंने कोशिश ही नहीं की। कमाल है। सुनील खामोश रहा। फिर तो रुपया अभी भी उसी में होगा। मुमकिन है। वो सोच में पड़ गई। प्रेरणा, क्या ये सच नहीं कि कल मदन वर्मा के यहाँ आते ही तुम्हारी उससे मुलाकात हुई थी? उसने तुम्हें बताया कि ट्रेन में उसका ट्रंक किसी से बदल गया था, और फिर तुमने मुझे तलाश करने का अभियान आरंभ किया था। मैं तुम्हें कैसे तलाश कर सकती थी? स्टेशन से पूछताछ करके। एक ही शक्ल जैसे दो ट्रंकों में से दूसरा ट्रंक कौन ले गया था, ये बात तुम्हें मालूम हो सकती थी। थोड़ी सी ही कोशिश से तुम वहां से मेरा हुलिया मालूम कर सकती थी। फिर थोड़ी और कोशिश करके तुम ये भी जान सकती थी कि मैं उस ट्रंक के साथ कहाँ गया था, और फिर मुझे वहां तलाश करके बकायदा मेरे पीछे लग सकती थी। तुम ये कहना चाहते हो कि कल मैं हर जगह तुम्हारे पीछे लगी रही थी? हाँ। क्यों? उस रुपए की ही खातिर जो मेरे पास मौजूद ट्रंक में छुपा हुआ था। मिस्टर, वो तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, भांग तो नहीं खा गए हो? जब मैं जान ही गई थी कि ट्रंक के साथ तुम कहाँ मौजूद थे, तो क्या मैं आकर ये बात मदन वर्मा को नहीं बता सकती थी, ताकि वो तुम्हारे पास जाकर अपना ट्रंक तुमसे ले आता? शायद तुम मदन वर्मा को कुछ बताए बिना वो रुपया खुद हथियाना चाहती थी। क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें बड़ा काबिल आदमी समझती थी। और यही नहीं, मेरे पीछे लगने का सिला भी तुम्हें मिल चुका है। कैसे? वो रुपया तुम हासिल कर भी चुकी हो। लो, एक और उड़ाई चंडू खाने की। भला कैसे हासिल हुआ वो रुपया मुझे? मेरे पीछे लगकर। लेकिन जब ट्रंक तुमने खोला ही नहीं, जब रुपया तुम्हारे हाथ लगा ही नहीं, तो तुम्हारे पीछे लगकर मेरे हाथ क्या लग सकता था? ये बात तो तुम्हें मैंने अब बताई है ना, कि मैंने ट्रंक खोला ही नहीं। मेरे पीछे लगते समय तो तुम्हें ये बात मालूम नहीं थी। तुम सरासर बकवास कर रहे हो। अभी 5 मिनट से पहले मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी थी। जिस आदमी की मैं सूरत नहीं पहचानती, उसके पीछे कैसे लग सकती थी? तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, बोल रही हूँ झूठ। तुम क्या कर लोगे मेरा? सुनील को तुरंत जवाब न सूझा। लगता है भीतर बुलाकर मैंने गलती कर ली। अच्छा। अपनी वो गलती मुझे सुधारनी होगी। कैसे? उसने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकलने का इशारा करती हुई बोली, ऐसे। मतलब? फूटो। लेकिन, सुना नहीं? वो 1 लाख रुपया तुम यूं ही नहीं बचा सकोगी। तुम चाहते हो या मैं कोई सख्त कदम उठाऊं? क्या सख्त कदम उठाओगी तुम? मैं गला फाड़ कर चिल्लाने लगूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। और लोग मान जाएंगे? गला फाड़ना शुरू करने से पहले मैं अपने कपड़े भी तो फाड़ूंगी, फिर तो मान जाएंगे। सुनील खामोश रहा। तो मैं शुरू करूं? मैं जाता हूं। सुनील हड़बड़ा कर उठता हुआ बोला। गुड बॉय, वो व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। सुनील दरवाजे पर उसके पास से गुजरा तो बोला, लेकिन मैं फिर आऊंगा। आना। वो चैलेंज भरे स्वर में बोली। लेकिन एक एम्बुलेंस का इंतजाम करके आना। उसने सुनील के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सुनील नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन पर मौजूद युवक को सुनील ने आंखों ही आंखों में परखा। फिर उसने फैसला किया कि उस पर रिश्वत चल सकती है। इत्तेफाक से रिसेप्शन उस वक्त खाली था। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। मेरा नाम बीसाराम है। सुनील मीठे स्वर में बोला। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। उसने एक 20 का नोट युवक को थमा दिया। युवक की बांछें खिल गई।
वो तुरंत बोला, फरमाइए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं मिस्टर बीसाराम जी। तुम मुझे उस ऑपरेटर का नाम और पता बता सकते हो जिसकी सुबह 9-10 बजे के आसपास स्विच बोर्ड पर ड्यूटी होती है। सुबह तो दो ऑपरेटर की ड्यूटी होती है, उनके काम के बंटवारे का कोई सिस्टम होगा। इस 8 मंजिला होटल में हर मंजिल पर 10 कमरे हैं। नीचे आधी मंजिलों के कमरों में लगे टेलीफोन की कॉलें एक बोर्ड पर आती हैं, बाकी कॉलें दूसरे बोर्ड पर। तुम मुझे उस ऑपरेटर के बारे में बताओ जो चौथी मंजिल की कॉलें अटेंड करती है। बीसाराम जी, आपकी दिलचस्पी उस कत्ल में तो नहीं जो चौथी मंजिल पर हुआ था? बिल्कुल उसी में है। मरने वाला मेरा बड़ा लड़का था। युवक ने उसकी उम्र का जायजा लिया, फिर बोला, आप मजाक कर रहे हैं ना? हाँ। क्या हाँ? मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ अगर तुम भी मजाक करने लगोगे तो मेरा ये विजिटिंग कार्ड भी मजाक साबित हो जाएगा जो मैंने अभी तुम्हें दिया है। उस ऑपरेटर का नाम कमला माथुर है, वो हड़बड़ा कर बोला। और पता? कोई बखेड़े वाली बात तो नहीं है बीसाराम जी? युवक झिझकता हुआ बोला। कतई बखेड़े वाली बात नहीं है। होटल में हुए कत्ल की वजह से हमारी स्थिति बड़ी। कहा ना, कोई बखेड़े वाली बात नहीं। पता है, मकान नंबर 56 एजरा स्ट्रीट। थैंक यू। सुनील एजरा स्ट्रीट पहुंचा। 56 नंबर दो बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में सैंडविच की तरह बना हुआ एक छोटा सा 1 मंजिला मकान निकला। उसने दरवाजा खटखटाया तो मुख्य द्वार की चौखट पर एक 15-16 साल का दुबला पतला चूहे जैसी शक्ल वाला मोटे लेंसों के चश्मे लगाए हुए लड़का प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक जासूसी उपन्यास था। लगता था उसे पढ़ता पढ़ता ही वो दरवाजा खोलने आ गया था। दीदी घर नहीं है? सुनील के दीदी घर पर नहीं है, सुनील के मुंह खोल पाने से पहले ही वो बोल पड़ा। तुम कौन हो? सुनील ने पूछा। हम दीदी के छोटे भाई हैं। घर में और कौन है? कोई नहीं है, सब जागरण में गए हैं। तुम्हारा नाम? राजीव माथुर। राजीव, दरअसल मैं एक तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आया था। तफ्तीश? तुम पुलिस हो? नहीं। तो प्राइवेट डिटेक्टिव हो गए? वो भी नहीं। ओ। लड़का मायूस हो उठा। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। मैं जासूसी नॉवल की एक सीरीज पढ़ता हूँ। वो फिर तनिक उत्साहित हो उठा। उसमें प्रेस रिपोर्टर ही जासूसी करता है। मैं भी वैसा ही प्रेस रिपोर्टर हूँ। ओ। क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? वो एक क्षण हिचकिचाया, फिर दरवाजे से हट गया। उसने सुनील को एक बैठक में लाकर बिठाया। तुम्हारी दीदी जिस होटल में सर्विस करती हैं, तुम्हें मालूम है कल वहां एक खून हो गया था? हाँ। वो उत्साहपूर्ण स्वर में बोला। रात को जब तक दीदी से मैंने खून की सारी कहानी न सुन ली, मैंने उसे सोने नहीं दिया। अच्छा। हाँ। मेरा तो जी चाहता था कि हमारी गली में, हमारे आसपास कोई खून हो, और फिर लाश और घटना स्थल का मुआयना करके मैं पता लगाऊं, पुलिस से भी पहले मैं पता लगाऊं कि खूनी कौन है। आई सी। भाई साहब, क्या मैं जासूस बन सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारा तो जासूसी में। सुनील ने अभी भी उसके हाथ में थमी जासूसी उपन्यास की ओर संकेत किया। अभी से बहुत रुझान है। हाँ। मैं बड़ी गौर से पढ़ता हूँ जासूसी उपन्यास, और आमतौर पर अंत तक पहुंचने से पहले ही समझ जाता हूँ कि खूनी कौन है। अच्छा। मुझे तो रात को सपने भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मैं विक्रांत हूँ। मेरी अपनी सीक्रेट सर्विस है। लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं और मैं उनकी रहनुमाई करता हूँ। भाई साहब, मैं विक्रांत सीरीज के सारे उपन्यास पढ़ता हूँ। आखिरी वाक्य उसने यूं कहा जैसे विक्रांत सीरीज कोई टेक्स्ट बुक हो और उसको पढ़ना अपने आप में बहुत भारी क्वालिफिकेशन हो। तुम्हारी दीदी ने होटल में हुए कत्ल के बारे में क्या बताया था तुम्हें? यही कि मरने वाले का नाम मदन वर्मा था। भाई साहब, एकाएक वो आगे को झुककर बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोला। होटल में दीदी टेलीफोन ऑपरेटर है ना, उसे कभी कभी टेलीफोन पर अनायास ही बड़ी अनोखी बातें सुनने को मिल जाती हैं। इसी वजह से उसे कई ऐसी बातें मालूम हैं जो कि पुलिस को भी नहीं मालूम। मसलन वो जो लड़की है ना, प्रेरणा शर्मा, जिसका मरने वाले से कोई रिश्ता बताया जाता है। हाँ। वो होटल में 1.5 महीने से रह रही है। क्या? सुनील ने हैरानी से बोला।
जी हाँ, वो मदन वर्मा से एक आध दिन पहले ही वहां नहीं आई। नहीं, वो मदन वर्मा से एक आध दिन पहले ही वहां नहीं आई थी। नहीं, 1.5 महीने से उसने होटल का कमरा किराए पर लिया हुआ था। बीच बीच में वो राजनगर भी जाती रही थी, क्योंकि वहां भी उसके पास एक फ्लैट था। कमाल है। कल मदन वर्मा की कोई शोभा वर्मा नाम की गर्लफ्रेंड होटल में आई थी, और उसकी और प्रेरणा में जमकर लड़ाई हुई थी। दोनों में इतनी तू तू मैं और गाली गलौज हुई थी कि अड़ोस पड़ोस के कमरे वाले परेशान होकर मैनेजमेंट से शिकायत करने लगे। तब मैनेजर ने खुद आकर हस्तक्षेप किया, तो हल्ला खत्म हुआ था। आई सी। और प्रेरणा शर्मा कल मदन वर्मा के होटल में पहुंचते ही उसके कमरे में जाकर उससे मिली थी, जबकि पुलिस को उसने ये कहा कि वो उसकी हत्या की खबर लगने के बाद उसके कमरे में गई थी। ये बात भी तुम्हारी दीदी ने तुम्हें बताई थी? हाँ। उसे कैसे मालूम हुई? क्योंकि मदन वर्मा ने आते ही दीदी से प्रेरणा के कमरे का टेलीफोन मिलवाया था। फिर थोड़ी देर बाद मदन वर्मा के लिए बाहर से एक फोन आया था, और दीदी ने वो फोन मदन वर्मा के कमरे में कनेक्ट किया था। दूसरी तरफ से मदन वर्मा की जगह प्रेरणा बोली थी। फिर जब दीदी ने कहा कि मदन वर्मा का फोन था, तो तब उसने फोन मदन वर्मा को सौंपा था। फोन करने वाला कौन था? पता नहीं, लेकिन आवाज किसी आदमी की थी। बातचीत क्या हुई थी? पता नहीं, दीदी ने बातचीत नहीं सुनी। बोर्ड पर और भी तो कॉलें आती हैं ना। पुलिस की तुम्हारी दीदी से कोई बात नहीं हुई? नहीं तो। राजीव, तुम वाकई जासूस बनना चाहते हो? हाँ। मैं जिस केस की तफ्तीश कर रहा हूं, उसमें मैं तुम्हें असिस्टेंट बना सकता हूं। बनोगे? जरूर बनूंगा, वो बड़े उत्साह से बोला। फिलहाल मैं तुम्हें 10 रुपए रोज दूंगा। क्या? जाहिर था उसने ये नहीं सोचा था कि पैसे भी मिल सकते हैं। ये लो आज के 10 रुपए। सुनील ने उसे 10 का एक नोट सौंपते हुए बोला। लेकिन मुझे करना क्या होगा? काम मामूली सा है। सबसे पहले तो तुम अपनी दीदी से उन टेलीफोन नंबरों की लिस्ट हासिल करो जो प्रेरणा शर्मा ने अपने कमरे से पिछले कुछ दिनों में मिलवाए थे। तुमने ये बात खास तौर से मालूम करनी है कि क्या वो कभी रिचमंड रोड स्थित पैरामाउंट स्टूडियो पर फोन करती थी, या कभी उधर से उसके लिए कोई फोन आता था। कर सकोगे ये काम? बड़ी आसानी से, वो पहले से दुगने उत्साह में बोला। कत्ल से ताल्लुक रखती कोई और भी बात या कोई होटल में हुई असाधारण बात दीदी से मालूम कर सको तो करना। मैं जरूर करूंगा। मैं कल तुमसे फिर मिलूंगा। गुड बाय हमीद। हमीद? वो सकपकाया। क्या सारे जासूसी उपन्यास नहीं पढ़ते हो? ये कर्नल विनोद के सहायक का नाम है। ओ हाँ, जासूसी दुनिया, इब्ने सफी। करेक्ट। वैसे ही जैसे राजीव माथुर मेरे सहायक का नाम है। सुनील ने नए सहायक सुनील के नए सहायक ने बड़ी गर्मजोशी से उसके साथ हाथ मिलाया। अगला दृश्य। अगली सुबह ठीक 10 बजे दुकान खुलने के साथ सुनील रिचमंड रोड पर पैरामाउंट स्टूडियो के सामने मौजूद था। परसों वाले दोनों मद्रासी दुकान में मौजूद थे। सुनील को मालूम हुआ था कि रामानुजम उस आदमी का नाम था जिसने परसों उसे अटेंड किया था। उस रोज भी वो विलायती परिधान में था। आई एम सॉरी सर। सुनील को देखते ही वो बोला। किसी ने आपके प्रिंटिंग पेपर के पैकेट के साथ शरारत किया। अगला रोज कितने ही शीट काउंटर के नीचे भी मिला। हम कल ही नया पैकेट भेजा। जरा अपने साथी को इधर बुलाओ, सुनील बोला। मुत्तु स्वामी, इंगावे। रामानुजन ने दूसरे को मद्रासी में आवाज दी। वरेन, दूसरा मद्रासी बोला और लपक कर प्रोपराइटर के बगल में आ खड़ा हुआ। सुनील ने अपनी जेब से प्रेरणा शर्मा की फटी हुई तस्वीर निकालकर मुत्थु स्वामी को दिखाई और पूछा, तुम इस लड़की को पहचानते हो? वो तस्वीर का मुआयना करने लगा। सुनील ने देखा रामानुजन बड़ी गौर से तस्वीर को देख रहा था। अयो, तस्वीर से एकाएक सिर उठाकर मुत्थु स्वामी बोला। इस लड़की को तो ये कहाँ पहचानता होगा सर? रामानुजम बीच में बोला। इसका वास्ते तो शीशे में अपनी शक्ल देखकर उसे पहचानना डिफिकल्ट। हिज मेमोरी इज नॉट गुड। उसे बात पूरी करने देते स्वामी, सुनील शिकायत भरे स्वर में बोला।
आप खुद पूछो जी। रामानुजन ने आंख तरेर कर मुथु स्वामी की तरफ देखा और जल्दी से तमिल में कुछ बोला। स्वामी ठीक बोला जी, मुत्तु स्वामी बोला। माई मेमोरी नो गुड, कुछ याद नहीं रहता जी। तुम इस तस्वीर को पहचानते हो? सुनील बोला। मुत्तु स्वामी ने इंकार में सिर हिलाया। ये तस्वीर तुम्हारे ही स्टूडियो का खींची हुई है। सुनील तस्वीर की पीठ पर लगे पैरामाउंट स्टूडियो की मोहर उसे दिखाते हुए बोला। इधर तो बहुत स्नैप खींचता जी, मुत्तु स्वामी बोला। कैन नॉट रिमेम्बर। हम पहचानता इस लड़की को, रामानुजम बोला। हमको याद, हमने इसकी कई तस्वीर खींचा। इसका नाम पता? सुनील बोला। रसीद की कॉपी पर जरूर होगा जी, तलाश करना पड़ेगा। आप क्यों पूछा इसके बारे में? परसों मेरी मौजूदगी के दौरान एक खूबसूरत लड़की दुकान में मौजूद थी, जिसे दूसरे काउंटर पर मुत्तु स्वामी एक कैमरा दिखा रहा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही तस्वीर वाली लड़की थी? रामानुजन ने अपने सहायक की तरफ देखा और फिर तमिल में कुछ बोला। एल है, मुत्तु स्वामी बड़े विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। डिफरेंट गर्ल जी। उस कैमरा देखती लड़की को तुम पहचानते हो? तुमने पहले कभी उसे दुकान में देखा था? याद नहीं जी। कैमरा खरीदा था उसने? इल्ल, नहीं खरीदा। बहुत टाइम वेस्ट किया। नो सेल। मेरे जाने के कितनी देर बाद वो यहां से गई थी? ऑलमोस्ट सेम टाइम। आपका पीछू पीछू गया। यू गो, शी गोज, लाइक दैट। मिस्टर रामानुजम, सुनील प्रोप्राइटर की तरफ घूमा। मुझे तस्वीर वाली लड़की के बारे में जानकारी चाहिए। खास तौर से मैं ये जानना चाहता हूं कि। सुनील बोलता बोलता रुक गया। उसने नोट किया कि रामानुजम का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, वो उसके पीछे कहीं देख रहा था। सुनील ने घूमकर देखा। दुकान में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल दाखिल हो रहा था। वो सादे कपड़ों में था, लेकिन उसके साथ विशालगढ़ पुलिस का एक वर्दीधारी इंस्पेक्टर भी था। हेलो, सुनील बोला। उसने प्रेरणा की तस्वीर काउंटर से उठाकर जेब में रख ली। उसने सुनील की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये आदमी, वो प्रोपराइटर से संबोधित हुआ, अभी आपसे क्या पूछ रहा था? साहब, हमारे यहाँ खिंची किसी तस्वीर का बारे में पूछा, रामानुजम तनिक घबराए स्वर में बोला। वो तुम्हें उस पार्सल के बारे में कोई पट्टी तो नहीं पढ़ा रहा जो तुमने इसके कहने पर परसों डाक से राजनगर भेजा था? पट्टी क्या? इसने उस पार्सल में तुमसे कोई और चीज तो नहीं रखवाई थी? नहीं। हमको लेकिन हमको पार्सल का कुछ प्रिंटिंग इधर पेपर गिरा मिला। लेकिन हमको पार्सल का कुछ प्रिंटिंग पेपर इधर गिरा मिला। साहब को इधर से चला जाने के बाद और पार्सल भेजने के बाद हमने देखा कितना ही प्रिंटिंग पेपर का शीट इधर का नीचू गिरा पड़ा। आई वॉज वेरी सरप्राइज। पता नहीं किसने वो शीट उधर गिराया। प्रभुदयाल बड़े उलझनपूर्ण भाव से कभी रामानुजम और कभी सुनील को देखने लगा। प्रत्यक्षतः उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम्हारे ख्याल से काउंटर के नीचे से मिली शीटें, प्रभुदयाल बोला, सुनील के डिब्बे से निकली थी? और किधर से निकलेगा? रामानुजन बोला। मेरे से सवाल के बदले में सवाल मत करो, प्रभुदयाल उसे डपट कर बोला। उधर से ही निकला होगा, रामानुजम सहम कर बोला। लेकिन पार्सल में से तो पूरी 100 शीट निकली थी। तब तो मिस्ट्री हो गया। वो पेपर इधर कौन फेंका? तुम सोचो। हमको नहीं मालूम। सॉरी, ऑनेस्ट, हम कुछ नहीं जानता। प्रभुदयाल कुछ क्षण क्षण सोचता, फिर साथ आए इंस्पेक्टर से बोला, सक्सेना, तुम जरा इसे बाहर लेकर जाओ। सक्सेना ने सुनील की बाह थामी। सुनील उसके साथ दुकान से बाहर निकल आया। दोनों समीप ही खड़ी पुलिस जीप में जा बैठे। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके कश लेने लगा। आधे घंटे बाद जब प्रभुदयाल दुकान से बाहर निकला तो उसके माथे पर लिखा था कि उसे रामानुजम से कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो पाई थी। वो झल्लाया सा आकर जीप में सवार हुआ। उसके संकेत पर जीप आगे बढ़ा दी गई। जीप स्थानीय पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। सुनील, प्रभुदयाल और इंस्पेक्टर सक्सेना वहां के एक ऑफिस नुमा कमरे में पहुंचे। प्रभुदयाल कितनी ही देर खा जाने वाली निगाहों से सुनील को घूरता रहा, फिर बोला, तुम्हारी जानकारी के लिए रियो रिव्यू होटल के 413
नंबर कमरे में से मदन वर्मा का ट्रंक बरामद किया जा चुका है। इसमें तुम्हारा कौन सा कमाल है? सुनील लापरवाही से बोला। उस ट्रंक के बारे में तो खुद मैंने ही तुम्हें बताया था। लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि उस ट्रंक का ताला दोहरा था। लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि उस ट्रंक का ताला दोहरा था। ट्रंक का ताला तोड़कर जब उसे खोला गया तो हमने पाया कि ताला तोड़कर क्यों? चाबी से क्यों नहीं? चाबी कहाँ से आती? मदन वर्मा के पास से। अगर वो मदन वर्मा का ट्रंक था तो उसके ताले की चाबी उसके पास होनी चाहिए थी। मदन वर्मा के पास से? इंस्पेक्टर सक्सेना धीरे से बोला। कोई चाबी बरामद नहीं हुई थी। लेकिन चाबी तो वहां से बरामद होनी चाहिए थी। अगर वो उसकी जेब में नहीं थी तो वो कमरे में बिखरे उसके सामान में होनी चाहिए थी। चाबी वहां कहीं नहीं थी। कमाल है। तुम विषय बदलने की कोशिश मत करो, प्रभुदयाल टपट कर बोला। तुम चाबी की नहीं, उन 1 लाख रुपयों की बात करो जो तुमने ट्रंक के नकली तले के नीचे से निकाले थे। वही नोट जो बाद में तुमने रामानुजम द्वारा भेजे गए पार्सल में छुपा कर तब अपने से जुदा किए थे, जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई थी और तुम उन नोटों के समेत हिरासत में लिए जा सकते थे। अगर मैंने ऐसा किया था, सुनील बोला, तो वो नोट गए कहाँ? जरूर पुलिस के अलावा कोई और भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ था जो तुम्हारी या नामा रामानुजम की जानकारी में आए बिना उस डिब्बे में से नोट निकालने में कामयाब हो गया था। जरूर ये हरकत उस लड़की की थी जो तुम्हारी मौजूदगी में रामानुज की दुकान में मौजूद थी, और वो हरकत खुद रामानुज की हो सकती है। अभी मैंने उसे संदेह से बरी नहीं किया है। सुनील उत्तर देने के स्थान पर बड़े निर्विकार भाव से एक सिगरेट सुलगाने लगा। सुनील, राजनगर में कल मुझे ये ख्याल आया था कि शायद तुमने रमाकांत को एक नहीं 2 पार्सल भिजवाए थे। एक पुलिस को धोखा देने के लिए और दूसरा अपना मतलब हल करने के लिए। दूसरा कोई पार्सल नहीं था। होता तो वो भी पहले के साथ वहीं पहुंचता। सुनील बोला। दूसरा पार्सल था, और वो पहुंचा भी था, लेकिन यूथ क्लब नहीं, ब्लास्ट के ऑफिस में भी नहीं, जहां का तुमने उस पर पता लिखा था। मतलब? तुम्हारा दूसरा पार्सल मैंने जीपीओ में ही अपने अधिकार में ले लिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सरासर कर सकता हूं, कर चुका हूं। उस पार्सल से तुम्हें क्या मिला? वही जो तुमने उसमें रखा था। 2 मोटे मोटे रजिस्टर और खुले कागजात से भरा एक लिफाफा जो किसी अफीम के स्मगलर और मटका ऑपरेटर का बड़ा गुप्त रिकॉर्ड था। अब तो मुझे ये बताओ कि इतने खतरनाक कागजात तुम्हारे पास कहां से आए? पहले तुम उस पार्सल से मेरा रिश्ता जोड़कर दिखाओ। रिश्ता तो जुड़ा जुड़ाया है। वो कागजात तुम्हें मदन वर्मा के ट्रंक के अलावा और कहीं से हासिल हो ही नहीं सकते थे, और तुम्ही ने उनका पार्सल बनाकर उन्हें राजनगर अपने ब्लास्ट के पते पर भेजा था। साबित करके दिखाओ। तुम इस बात से इनकार करते हो? हाँ। तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुम्हारे अधिकार में मदन वर्मा का ट्रंक था? नहीं। ट्रंकों की अदला बदली इत्तेफाक से हो गई थी। उस इत्तेफाक उस इत्तेफाक पर न मेरा जोर था न मदन वर्मा का। सुनील एक क्षण ठिठका और बोला। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो इत्तेफाक ना रहा हो सकता है किसी वजह से मदन वर्मा ने अपना ट्रंक जानबूझकर मेरे सिर थोपा हो। तुम्हारी ये धारणा तो और भी साबित करती है कि उसमें लाख रुपए के नोट भी थे, और वो खतरनाक कागजात भी थे। अगर वो कोई निर्दोष सा ट्रंक होता तो मदन वर्मा उसे तुमसे बदलता क्यों? सुनील खामोश रहा। और ट्रंक किसी राजेंद्र भाटिया का होने की जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है वो भी सरासर फर्जी है। सुनील ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया। रिपोर्टर साहब, इस बार तुम बच नहीं सकते। किस बात से बच नहीं सकता? कौन सा इल्जाम है मुझ पर? क्या मुझ पर मदन वर्मा के कत्ल का इल्जाम है? नहीं। तो फिर? तो ये कि तुम पर 1 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लग सकता है। कैसे हो सकता है? किसने रिपोर्ट की तुम्हें कि मैंने किसी का 1 लाख रुपए चुराया? किसकी चोरी की मैंने? रिपोर्ट हो या ना हो, चोरी का माल तुम्हारे पास से बरामद होने की सूरत में तुम्हें चोर करार दिया जा सकता है। कबूल। अब जरा ये बताओ कि मेरे पास चोरी का कौन सा माल बरामद हुआ है? प्रभुदयाल हड़बड़ाया। देखो, लाख रुपए के पीछे तुम इसलिए पड़े हुए हो क्योंकि खुद तुम्हारे पर हिम्मत सिंह ने यह इल्जाम लगाया है कि डकैती के 2 लाख रुपयों में से 1 लाख रुपया तुम खा गए।
उस इल्जाम से बचने का जो सीधा तरीका तुम्हारे पास है वो ये है कि वो दूसरा लाख तुम किसी और के पास से बरामद करके दिखाओ। इसलिए जहां तुम्हें लाख रुपए की कोई बात सुनाई देती है, तुम कूद कर इस नतीजे पर पहुंच जाते हो कि वो डकैती वाला दूसरा लाख है। तुम मदन वर्मा को डकैती में हिम्मत सिंह का पार्टनर समझ रहे हो। मदन वर्मा के ट्रंक में नकली तला देखकर तुम्हें और भी गारंटी होने लगी कि वो दूसरा लाख जरूर उसके पास था। लेकिन असल में तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि मदन वर्मा के पास 1 लाख रुपया था तो डकैती का था, और वो डकैती में हिम्मत सिंह का साथी था। हिम्मत सिंह ने गिरफ्तार होने से पहले मदन वर्मा को फोन किया था। ये सबूत है। अगर उसने मुझे फोन किया होता तो डकैती में उसका साथी मुझे मान लेते। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि मदन वर्मा हिम्मत सिंह का डकैती का साथी हो ही नहीं सकता। मदन वर्मा के ट्रंक में जो नकली तला है वही साबित करता है कि मदन वर्मा का उस डकैती से कोई वास्ता नहीं। कैसे? तुमने देखा ही है कि वो एक विशेष रूप से बनवाया गया तला था, जिसके नीचे छुपे खाने में इतनी ही जगह थी जिसमें कि 100-100 के नोटों की सिर्फ 10 गड्डियां आ सकती थी। प्रभु, जरा सोचो, उसको क्या ख्वाब आना था कि उस डकैती में उसके हिस्से सिर्फ वो 10 गड्डियां लगने वाली थी, जिनको छुपाने के लिए उसने एडवांस में वो खाना बनवा लिया था। प्रभुदयाल सोच में पड़ गया। ये इत्तेफाक था कि डकैती वाले रोज बैंक की गाड़ी में से केवल 2 लाख रुपए थे। वास्तव में उस रोज उसमें 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता था। फिर वो अपने हिस्से के नोट कौन से ट्रंक के कौन से तले में छुपाता? लेकिन तुम ये तो मानते हो कि वो नकली तला नोट छुपाने के लिए था। लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए के नोट 100-100 की 10 गड्डियों की सूरत में, ये महज एक इत्तेफाक था कि ठीक उतनी ही रकम डकैती का आधा हिस्सा बनती है। चलो मान लिया। लेकिन ये तो एकदम स्थापित सत्य है कि उस डकैती में 2 आदमियों का नाम था। अगर मदन वर्मा उस डकैती में नहीं शामिल था, तो फिर हिम्मत सिंह का दूसरा साथी कौन था? हालात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि उसका दूसरा साथी जो कोई भी था, वुडलैंड कैफे से संबंधित था। वो आदमी वहां को कोई वेटर, कोई और कर्मचारी या मालिक कोई भी हो सकता है। प्रभु, असल बात यह है कि हिम्मत सिंह तुम्हारी उम्मीद से बहुत ज्यादा चालाक आदमी था। वुडलैंड कैफे के सामने उसने खड़े पैर तुम्हें बेवकूफ बना लिया। उसने न केवल वहां लूट का आधा हिस्सा अपने साथी को सौंप दिया, बल्कि उसने अपने साथी को तुम्हारी निगाह में आने से भी बचा लिया। कैसे? सुनो, तुमने मुझे खुद बताया था कि हिम्मत सिंह तुम्हारी निगरानी के नीचे अपनी कार पर वुडलैंड कैफे के सामने पहुंचा था। उसने हॉर्न बजाकर एक वेटर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसने वेटर को चिकन सैंडविच लाने के लिए कहा था, जो जो वेटर 2 लिफाफों में लेकर आया था। ठीक? हाँ। वेटर सैंडविच लिफाफों में क्यों लाया? प्लेट में क्यों नहीं लाया? वहां लोग अक्सर कार में ही बैठे बैठे चिकन सैंडविच मंगवाते हैं, लेकिन उनके लिए तो वेटर सैंडविच हमेशा प्लेट में लेकर आता है। वो सैंडविच वहां से साथ लेकर जाने वाला होगा। फिर वो उन्हें खा क्यों गया? तुम क्या कहना चाहते हो यार? माई बाप, चिकन सैंडविच हिम्मत सिंह ने प्लेट में इसलिए नहीं मंगवाई थी क्योंकि उसे लिफाफे की जरूरत थी। सैंडविच उसने 2 लिफाफों में इसलिए मंगवाई थी क्योंकि उसे 2 लिफाफों की जरूरत थी। 2 लिफाफों की जरूरत उसने इसलिए थी क्योंकि एक लिफाफे में 100-100 के नोटों की 10 गड्डियां आ नहीं सकती थी। क्या? प्रभुदयाल बुरी तरह चौंका। 1 लाख रुपए के नोटों को लिफाफों में डालकर वो तुम्हारी नाक के नीचे उन्हें कूड़े के ड्रम में डाल गया, और तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगी। मैंने तुम्हें बुधवार को ही कहा था कि माल का बंटवारा हिम्मत सिंह की गिरफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही हुआ होना चाहिए था। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हिम्मत सिंह माल में अपना हिस्सा अपने साथ साथ लिए ना फिर रहा होता। लेकिन प्रभुदयाल मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, 1 लाख रुपए के नोट कूड़े के ड्रम में? यही बात यह साबित करने के लिए काफी है कि हिम्मत सिंह का डकैती का साथी वुडलैंड से संबंधित था, क्योंकि वही कैफे के भीतर से यह देख सकता था कि हिम्मत सिंह ने क्या किया था, और बाद में हिम्मत सिंह और पुलिस के वहां से विदा हो जाने के बाद बड़े इत्मीनान से वो उस ड्रम से नोटों वाले लिफाफे निकाल सकता था। लेकिन उसने मदन वर्मा के फ्लैट का नंबर क्यों डायल किया? तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए, तुम्हें गलत राह पर लगाने के लिए, तुम्हें किसी भी सूरत में वुडलैंड कैफे वापस जाने से रोकने के लिए।
तुम्हें थोड़ा इत्मीनान का मौका मिलता तो तुम्हें ये चेक करना सूझ सकता था कि हिम्मत सिंह ने कूड़े के ड्रम में क्या डाला था। उसने खाली लिफाफों को मसलकर कार की खिड़की से बाहर फेंकने की जगह, जैसा कि हर कोई करता है, उन्हें संभाल कर कूड़े के ड्रम में क्यों डाला था? तुम्हें ये ना सूझा, इसलिए हिम्मत सिंह तुम्हें तुम्हें ये ना सूझे इसलिए हिम्मत सिंह तुम्हें अपने में उलझाए रखना चाहता था। इसलिए उसने तुम्हें उस टेलीफोन कॉल में उलझाकर एक गलत लाइन पर लगा दिया। प्रभुदयाल गहरी सोच में पड़ गया। प्रभु, हालात पुकार पुकार कर वुडलैंड कैफे की ओर संकेत कर रहे हैं। वही वो जगह थी जहां बैंक की गाड़ी नियमित रूप से रुकती थी। वही वो जगह थी जहां खूबसूरत लड़की गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड को बेवकूफ बनाकर गाड़ी की उनके पास से मौजूद चाबियों का सांचा हासिल कर सकती थी, जिससे कि निश्चिंत था कि बाद में डुप्लीकेट चाबियां बनवाई गई थी। वही वो जगह थी जहां वास्तव में डकैती पड़ने की अधिकतम संभावना थी। और वही वो जगह थी जहां हिम्मत सिंह ने तुम्हारी नाक के नीचे यहाँ के कूड़े के ड्रम में 1 लाख रुपए के नोट डाले थे। ये सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है, लेकिन बड़ा दमदार अंदाजा है। प्रभु, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो यहाँ बैठकर अपना वक्त खराब करने की जगह अभी तक पुलिस का लाव लश्कर लेकर वुडलैंड कैफे पर दौड़ चढ़ चढ़ दौड़ा होता। ये ठीक कह रहा है। इंस्पेक्टर सक्सेना, जो इतनी देर से खामोश बैठा था, पहली बार बोला। प्रभुदयाल कुछ क्षण सोचता रहा, फिर एकाएक इंस्पेक्टर सक्सेना से बोला, मुझे कहीं से फोन करवाओ। आओ। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। 10 मिनट बाद सक्सेना अकेला वापस लौटा। प्रभुदयाल क्या गया? सुनील ने पूछा। राजनगर, सक्सेना बोला, प्लेन से, टिकट का किराया पल्ले से खर्च करके। यानी कि वुडलैंड कैफे से ताल्लुक रखती मेरी बात उसे जच गई? जाहिर है। अच्छा है। समझ लो उसके सिर से डकैती का बरामद आधा खा जाने की तहमत उतर गई। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरा प्रोग्राम? इस शहर में तुम कोई हंगामा बरपा कर जाने की नीयत तो नहीं रखते? मैं क्या हंगामा बरपा सकता हूँ? प्रभुदयाल ने मुझे तुम्हारे बारे में बड़ी अनोखी बातें बताई हैं। सुना है जहां तुम्हारे कदम पड़ते हैं वहां झंझट और उलझने थोक में जमा होने लगती हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ना ही हो तो ही अच्छा है। वो एक क्षण ठटका और फिर बोला, तुम्हारे लिए? धमका रहे हो भाई साहब? नहीं, समझा रहा हूँ। राजनगर तुम्हारा अपना शहर है। तुम्हारे 100 तरह के हिमायती भी होंगे, लेकिन इस शहर में तुम परदेसी हो। यहाँ अगर पुलिस के फेर में पड़ गए तो कोई जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा। हफ्ता 10 दिन तो किसी को ये नहीं पता मिलेगा कि तुम गिरफ्तार हो। लेकिन मैं गिरफ्तार होऊंगा क्यों? मैं गिरफ्तारी लायक कुछ करूंगा तो गिरफ्तार होऊंगा ना। ये भी ठीक है। जब तुम में इतनी अकल है तो फिर चिंता क्या? एक बात बताओ। पूछो। कत्ल के केस के इंचार्ज तुम हो? हाँ। अखबार में छपा है कि छुरी उसकी पीठ में लगी थी और वो औंधे मुंह कमरे में पड़ा पाया गया था। हाँ। और कत्ल इसलिए हुआ था कि जो माल ट्रंक में से बरामद होना अपेक्षित था वो बरामद नहीं हुआ था, क्योंकि ट्रंक बदले गए थे। ऐसा ही मालूम होता है। यानी कि जिस शख्स के सामने मदन वर्मा ने ट्रंक खोला था वो उसका कोई यार दोस्त तो ना हुआ। वो तो माल की वसूली के लिए आया हुआ आदमी हुआ। हाँ। ऐसे आदमी की तरफ मदन वर्मा ने पीठ क्यों फेरी? क्या इसलिए कि वो बड़ी सहूलियत से उसके पीठ में छुरी घोंप सके? तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर विचार करने से हो सकता है तुम्हारी खांसी जुकाम ठीक हो जाए। और बंदा चला। सुनील ने सक्सेना का अभिवादन किया और वहां से बाहर निकल गया। सक्सेना मुंह बाए पीछे बैठा रहा। उसने सुनील को रोकने की कोशिश नहीं की।